कदीम तालाब, बड़ी बड़ी और हसीन मछलियाँ। जब हम बात करते हैं ना कदीम किसी चीज़ की, तो बड़ी मज़े मज़े की कहानियाँ उससे जुड़ी होती हैं कि जी चाँद की 14 तारीख को ऐसे होता है, फलाने दिन पे ऐसे होता है, इस दिन पे परियाँ भी उतरती हैं। लेकिन यहाँ की कहानी ये है कि चाँद की 14 तारीख को अगर जुमेरात हो तो एक नथली वाली मछली नजर आती है और कहा जाता है कि वो हसीन औरत मछली बन गई थी। इसी कहानी के बारे में क्या तफसीलात हैं, जानते हैं हसन अब्दाल से आबिद अली की ज़बानी। बहुत ज़्यादा बड़ी, यानी कि 10 किलो 15 किलो इससे भी ज़्यादा की मछली देखी है। हसन अब्दाल में पंजा साहब के बिल्कुल सामने शमसी तालाब में मकबरे हकीमा का झिलमिलाता अक्स। इस अक्स की ओट में सदियों से आबाद आबी जिंदगी में बूढ़े कछुए और नटखट मछलियाँ, लेकिन मुतजस्सिस निगाहें तो एक नायाब मछली को ही ढूंढती हैं। ये तालाब मुगल बादशाह बाबर के वुज़रा ने बनवाया, लेकिन इसकी वजह शोहरत और यहाँ आने वाले सियाहों की तलाश तो एक कदीम तिलिस्माती रवायत से जुड़ी है। नथ वाली मछली के बारे में ये है कि ये साल से यानी कदीम एक बात चली आ रही है कि यहाँ पे एक मछली है जो औरत से मछली बनी है और निशानी ये है कि उसके नाक में सोने की निकेल है और कहा यह जाता है कि चांद की 14वीं रात और हो भी जमरात तो वो मछली नजर आती है। इस नस्ली वाली मछली की हकीकत कुछ धुंधली सी है। खुद ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी आप बीती में भी इसका तस्करा किया है। तो उसके बाबरी जो है उसकी किताब है, उसमें उसने लिखा है ये, उसने कहा कि यहाँ हम हसन अब्दाल गए थे, वहाँ एक तालाब था, उसमें से हमने मच्छियाँ पकड़ी हैं। तो 1-2 मछलियों के नाक में मोतियों की वो डाली हैं, नथ, और वो फिर जो उन्होंने डाली थी ना, बाद में कुछ अर्सा तक वो नज़र आती रही हैं, लेकिन वो जब मर गई है मच्छली तो फिर वो किसी ने नहीं देखी। शमसी तालाब की सीढ़ियों पर लोग मनते मुनादे मानकर मछलियों के लिए पानी में खाना डालते हैं, लेकिन नस्ली वाली मछली देखने का दावा उनमें से अभी तक कोई भी नहीं कर सका। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ आबिद अली, समा, हसन अब्दाल। एक खबर है आपके साथ शेयर करेंगे। जिवानी के साहिल पर नायाब आरा मछली माहीगीरों के जाल में फंस गई है। WWF पाकिस्तान के मुताबिक माहीगीरों ने नायाब नस्ल की आरा मछली के जाल में आने की इत्तला दी। नायाब मछली की नस्ल कई बरसों से मादूमियत के खतरे से दोचार है। WWF के मुताबिक पाकिस्तान में 70 और 80 की दहाई में आरा मछली की 3 इक़साम पाई जाती थी। तो ये आप मनासिर भी देख सकते हैं और आपको अपडेट भी कर रहे हैं। जिवानी के साहिल पर नायाब आरा मछली माहीगीरों के जाल में फंसी है और WWF पाकिस्तान के मुताबिक माहीगीरों ने नायाब नस्ल की आरा मछली के जाल में आने की इत्तला दी है। तो जनाब, एक मछली जिसकी देवमालाई कहानियाँ मौजूद हैं और दूसरी मछली जो कि बहुत ही नायाब है वो हमने आपको दिखाई। अब क्विकली आगे बढ़ते हैं और अब आपको मिलवाते हैं हम इंसानियत की खिदमत की आला मिसाल कायम करने वालों से। जी हाँ, लाहौर में एक ट्रैफिक वार्डन है जिन्होंने एक बुजुर्ग को गोद में उठाकर सड़क पार करवाई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुई। इस इक़दाम को खूब सराहा जा रहा है। क्या वजह बनी और ये बुजुर्ग थे कौन, यही जानने के लिए हमने दावत दी है। ट्रैफिक वार्डन मुबीन अहमद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और साथ ही हमें कम्युनिटी पुलिस सिस्टम पर बात करने के लिए अबरार साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने के लिए। सबसे पहले मुबीन आपसे बात करना चाहेंगे, ये बताइएगा इस इक़दाम को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, हम भी सल्यूट पेश करते हैं आपके इस इक़दाम को। ये कब की वीडियो है, किस रोज़ की है, क्या वजह बनी, आप क्या कर रहे थे जब आपने इन बुजुर्ग को देखा और क्या ज़रूरत महसूस हुई कि आपने इनको गोद में उठाकर बाकायदा सड़क पार कराई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल में बात यह है कि आज 3-4 दिन पहले ना मैं ड्यूटी पे अपनी आ रहा था कुर्बान लाइन में, तो मैं क्या देखता हूँ कि कुछ फासले पे ना एक बुजुर्ग जोन से वो मुझे घबराए हुए महसूस हुए। अच्छा। तो ऐसे हो रहा था कि 1-2 कदम वो आगे करते थे रोड क्रॉस करने के लिए और उसके बाद फिर ना वापस हो जाते थे। झिझक रहे थे, फील किया कि वो रोड क्रॉस करना चाह रहे हैं। सही रोड क्रॉस करना चाह रहे हैं और रोड मैंने जाके उनके पास बाइक अपनी थोड़ी सी आगे जाके लगाई। मैं फिर उसके बाद उनके पास आया। उनके पास आके तो मैंने उनसे सलाम किया और मैंने पूछा, अंकल आप रोड क्रॉस करना चाहते हैं? तो उन्होंने जब मेरी तरफ देखा ना तो कहते, जी बेटा मैं रोड क्रॉस करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सर आए, मैं अंकल आपको रोड क्रॉस कराता हूँ। तो मैंने जैसे उनका हाथ पकड़ा ना तो उनके ना लेफ़्ट साइड पे फालिज हुआ था, तो राइट साइड से मैंने हाथ पकड़ा तो उन्होंने कहा बेटा मैं ना अपने ऊपर
फास्ट ट्रैफिक को, तेज़ ट्रैफिक को इतना हैवी कर चुका हुआ हूँ कि मैं ना रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा, मैं नर्वस हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, तो मुझसे चला नहीं जा रहा, कपकपी थी थोड़ी सी ना, तारी हो गई है मुझ पे। सही। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा आपको ना अपने बाजुओं पे उठा के ना रोड क्रॉस करवाता हूँ। तो मैंने ना उन्हें अपने बाजुओं पे उठाया और जैसे ही रोड क्रॉस करने के लिए मैं आगे बढ़ा तो जो गाड़ियाँ आ रही थी ना, लोगों की मैं मुझे इस लिहाज से खुशी हुई कि लोगों ने ना मुझे देख के ना गाड़ियाँ स्लो की। उन्होंने मुझे अक्सर लोगों ने रास्ता दिया ताकि मैं रोड क्रॉस कर लूँ। फिर मेरी बैक साइड से लोग गाड़ियाँ लेके गए, तो मैंने फिर रोड क्रॉस करवा के उन्हें बुजुर्गों को जब फुटपाथ पे उतारा ना, तो उसके बाद उन्होंने मेरे सर पे शफकत भरा हाथ फेरा। जबरदस्त। मैं कहता हूँ उसके बाद जो उनके मुंह से जो दुआएं निकल रही थी ना, और मैं यकीन माने उस खुशी के लम्हात को आपके साथ शेयर ही नहीं कर सकता कि मुझे उस वक्त कितनी खुशी हो रही थी। बिल्कुल। और मुबीन साहब वो कहते हैं ना, किसी की दुआएं मिल जाना, किसी का शफकत भरा हाथ आपके सर पे आ जाना, इन चीज़ों का कोई नेमोल बदल ही नहीं है। ये वो हैं जो कि नायाब हैं और ये वो हैं जो कि जिनकी कोई कदर और कीमत ही नहीं है। आप मुझे बताएं मुबीन के बतौर ट्रैफिक वार्डन आप लोग रोज़ाना बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें देखते हैं, जिनकी मदद करते हैं, जब कमेंट्स मिलते हैं, जब दुआएं मिलती हैं, जब वो शफकत भरे हाथ आपके सरों पर रखे जाते हैं, उस वक्त क्या फीलिंग होती है, उस वक्त के जज्बात क्या होते हैं? मैं चाहूँगी कि पूरी आवाम जाने। हमें ना सर्विस करते हुए 15 साल हो गए हैं। अच्छा। और यकीन माने ये मेरी अपनी लाइफ का अगर मैं आज बताना शुरू करूँ ना तो टाइम ख़त्म हो जाएगा। इतने यानी कि वाक़यात मैंने लोगों के साथ यानी कि किए, क्योंकि हमारा रोड पे काम पब्लिक को ट्रैफिक की रवानी जारी रखना और लोगों की मदद करना है। तो मेरे साथ इतने बेशुमार वाक़यात हुए, तो मेरे जो बाकी साथी कुलीग हैं उनके साथ कितने हुए होंगे। ये एक नोट हो गया ना वाक़यात, तो पब्लिक ने जो सा इसे अप्रिशिएट की है। तो मुझे सबसे बड़ी एक तो खुशी है पब्लिक ने अप्रिशिएट किया, लेकिन साथ में मैं अपनी पब्लिक जो उनसी कमेंट शेयर कर रहे हैं ना, उन्हें मकसद इस वीडियो का ये देखें ना, देखा जाए तो ये है कि लोग सभी अपने एक सोच बनाएं लोगों की मदद करने की। यकीन माने ये जब बुजुर्ग मैं देखता हूँ कि अक्सर लोग खड़े होते हैं रोड पे, लोग इग्नोर कर जाते हैं, वो देखते हैं जी हमारा टाइम लगेगा ऐसे उसे। इस सोच को हमें चेंज करना है। वो एक माइंडसेट लोगों का बना हुआ है जी के नेकी का ज़माना नहीं रहा। ये माइंडसेट चेंज करना है हमें, क्योंकि एक दूसरे की जो मदद करेंगे ना, हर बंदा अपने अपने तौर पे करके तो देखे। मैं कहता हूँ जो उसे खुशी मुसरत महसूस होगी, मैं कहता हूँ अगर वो किसी काम भी जा रहा है ना, उसका काम में रुकावट भी है, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की मुबीन आपने। हर बंदा मदद करे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कम्युनिटी पुलिसिंग सिस्टम के हवाले से अब हम बात करना चाहेंगे। अबरार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अबरार साहब ये बताइएगा, ये जो कम्युनिटी पुलिसिंग सिस्टम है ये है क्या, बेसिकली इसके मकासद क्या हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है ये, और ये भी बता दीजिएगा कि हर थाने में मौजूद जो कम्युनिटी गाइड है इसकी जिम्मेदारियां बेसिकली होती क्या क्या हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। जैसे कि मुबीन ने बताया कि हमने एक माइंडसेट को चेंज करना है, और जैसे ही सीसीपीओ साहब गुलाम महमूद डोगर ने लाहौर का चार्ज लिया, उन्होंने हमें एक बात कही कि हमने अपनी पुलिस का भी माइंडसेट चेंज करना है और लोगों के जहन के अंदर पुलिस की इमेज को चेंज करना है। हमने एक फोर्स से एक पुलिस को सर्विस में तब्दील करना है, और कम्युनिटी गाइड्स एक अमली तौर पर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और एक कामयाब एग्जाम्पल है कि किस तरह पब्लिक का माइंडसेट चेंज किया जा सकता है सिर्फ अच्छे रवैये के साथ ही। जैसे कि आपने दोबारा पूछा कि कम्युनिटी गाइड्स का रोल क्या है, उनकी SOPs क्या है, थाने में उनकी वर्किंग किस तरह से होती है, तो उसके अंदर यह है कि लाहौर के हर थाने के अंदर 84 थानों के अंदर एक एक कम्युनिटी गाइड मौजूद है। इनकी सेट टाइमिंग्स हैं, और पहली दफ़ा स्टेटिस्टिक्स बेस्ड टाइमिंग, स्टेटिस्टिक बेस्ड और फैक्ट बेस्ड हमने लोगों को चूज़ किया। हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई, हमें प्रॉपर वर्कशॉप्स दी गई जो कि 3 हफ्तों में मुहित थी। उसके बाद हमें से वो लोगों को चूज़ किया गया जो कि सॉफ्ट स्पोकन है, जो कि वेल एजुकेटेड है, जो कि लोगों के साथ हमदर्दी का जिनका जज्बा ज़्यादा है। वैसे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी फोर्स का जज्बा है, हमारी फोर्स में शोहदा हैं, गाजी हैं, तो उनमें से उनको चूज़ किया गया जो थोड़े सॉफ्ट स्पोकन है। अब हमारी वर्किंग थाने के गेट से शुरू हो जाती है। हमने मेक श्योर करा, जिस तरह मुबीन भाई ने देखा कि एक बुजुर्ग हैं जो घबराए खड़े हैं सड़क के ऊपर, हमारा काम है कि हम गेट पे देखें कौन सी हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग
घबरा रहे हैं थाने के अंदर आने से, क्योंकि एक माइंडसेट है कि सिफारिश के बगैर या पैसों के बगैर शायद हमारा थानों में काम ना हो, क्योंकि ये तब्दील काम हो चुका है, थानों में तब्दीली आ चुकी है, लेकिन उसको शो किस तरह करवाया जाए। उसके लिए कम्युनिटी गाइड अफसर जो कि अवाम का नुमाइंदा है इनसाइड द थाना, हम थाने के काम के लिए अंदर नहीं बैठे, हमने वेट करना है कि कोई शख्स हमारे पास आए, खवा उनको एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती, हम उसमें उनकी मदद करेंगे, उनकी एप्लीकेशन लिख देंगे, उनको अपनी FIR की कॉपी चाहिए, उनको किसी अफसर से मिलना है, उनको जो भी मसाइल हैं कि उनको समझ नहीं आ रही थाने की लीगैलिटी की, कि थाने के प्रोसेस क्या है, हमने एज ए कम्युनिटी गाइड वो सब चीजें उनको ब्रिज करके देनी है। सही, जबरदस्त। और अबरार साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कितने साइलिन ऐसे हैं जिनकी मदद की जा चुकी है और अब तक इसका रिजल्ट कैसा आया है? मतलब आपने कैसे इसके नताइज देखे कि हम देखें कि ये बाकी सूबों में भी चीज़ शुरू, क्योंकि थाना कल्चर के हवाले से बातें ना सिर्फ पंजाब बल्कि हम देखते हैं हर सूबे में जाने से लोग घबराते हैं, या अब तो लोगों के अंदर समझ है तो चले अच्छा समझते हैं, अभी भी बहुत सारे घराने ऐसे जो कि अच्छा नहीं समझते थानों में जाना, स्पेशली ख़वातीन, अगर मैं उन हवाले से बात करूँ। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए आज 7 माह हो गए हैं। हमने अब तक सिर्फ कम्युनिटी गाइड्स ने 56,000 से ज़ायद लोग जो कि डायरेक्टली कम्युनिटी गाइड्स के पास आए और हमने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की है। हमने मेक श्योर किया है कि जो भी थाने में हमारे पास आए कम्युनिटी गाइड, हमने उनके डाटा कलेक्ट किया कि कौन से लोग हमारे पास आए और उन्हें किस तरह का, किस नौयत का काम हमसे लिया। तो ये सारा एक डेटा तैयार हो रहा है जो कि हम डेली बेसिस पे CCPO ऑफिस में CCPO साहब को डायरेक्टली कन्वे किया जाता है। और इससे ये होता है कि हमें जो मसाइल आते हैं, जो अवाम के मसाइल जो हम हल नहीं कर पाते, उसका हमें डाटा के थ्रू हेल्प मिलती है कि उसका हल क्या हो सकता है, ताकि हम बेहतर अंदाज में अपनी वर्किंग कर सकें। ठीक, अच्छा अबरार, इसके अलावा ये भी बता दीजिएगा कि जैसा कि आपने कहा कि ट्रेनिंग का एक पीरियड है, 3 हफ्ते तक की ट्रेनिंग हुई, उसके बाद जो कम्युनिटी गाइड के लिए उनकी स्क्रूटनी की गई लोगों की। इसके अलावा जो थाने के अंदर दीगर स्टाफ है, जो दीगर अहलकार हैं, क्या इस तरह की कोई ट्रेनिंग उनको भी दी जा रही है या फिर आगे कंसिडर किया जा रहा है, ताकि ये जो रवैया है, जो पॉजिटिव रवैया है, ये तमाम लोगों में, तमाम अहलकारों में मुंतकिल हो सके? जी बिल्कुल, इसके लिए वक्तन फ़वक्तन जो है कि हमारे ऑफिसर्स की, हमारे कांस्टेबल से लेकर ऊपर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स, इन सब की वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें अवाम के साथ बेहतर रवैये का इनको बताया जाता है। ऑब्वियसली वर्कलोड ज़्यादा होता है, वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब कम्युनिटी गाइड एक अफसर आपके लिए मौजूद है तो आपको किसी किस्म की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने SHO से मिलना है, आपने अपने इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से मिलना है, हम आपके लिए हाजिर हैं। हम आपके लिए रात 10 से 11 बजे तक थानों के अंदर मौजूद हैं, सुबह 10-11 बजे से लेकर। आपको किसी किस्म की परेशानी है, किसी अफसर से है, हम आपके लिए हाजिर हैं। सही। मुबीन, आपकी तरफ आती हूँ। जो आपकी ड्यूटी है बड़ी सख्त है, धूप है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, आप लोगों ने अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है और बड़े एहसन तरीके से देनी है। लेकिन इस तमाम तरह मामले में हम देखते हैं कुछ लोग बड़े नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं कि जी ट्रैफिक वार्डन वाले हमारे साथ बड़ी बदतमीज़ी से पेश आते हैं, बिला वजह रोक लेते हैं, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें रिश्वत लेनी होती है। ये इस तरह की दीगर चीज़ें जो हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर आए दिन तबसरे होते हैं, बहस होती है, बातें होती हैं। तो प्लीज़ मुझे बताएं कि जब आप लोगों को रोकते हैं, ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, उस वक्त लोगों का रवैया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारी आवाम बहुत अच्छे तरीके से ये समझती है कि जब आप, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया ना कि आपने इन बुजुर्ग की मदद की, तो आवाम का भी रवैया बड़ा अच्छा रहा, दोनों तरफ से जो है पार्टिसिपेशन लाज़मी है, लोगों ने जो है वो भी कॉपरेट किया। लेकिन कहीं ना कहीं आवाम का रवैया ऐसा होता है जो कि दिल दुखाता है, जो कि शायद कभी कभी गुस्सा भी लेकर आता हो। तो आप किस तरह से डील करते हैं इन सब चीज़ों से? असल में होता ये कि जब रोड पे हम खड़े होते हैं ना, तो लोगों को हम जब रोकते हैं, देखिए किसी ने हेलमेट नहीं पहनना, इसमें उसी का फायदा होता है, उसकी अपनी जान की सेफ्टी होती है, उसकी अपनी जान की सेफ्टी के लिए हम उसे रोकते हैं। और जब रोकते हैं, अगर कोई सिग्नल ड्रॉप करता है तो अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो, इसी वजह से उसे रोका जाता है, यानी उसमें भी उसकी जान की सेफ्टी है। तो जब रोक के उसे साइड पे लगाते हैं और उसी की हिफाजत के लिए उसे रोक रहे हैं, तो वो बंदा जब बिहेवियर उसका हमारे साथ राउड होता है तो दिल तो दुखता है, लेकिन फिर भी हमारी पॉलिसी सीनियर अफसरान की तरफ से भी हमें हुक्म यही होता है कि जी सॉफ्ट कॉर्नर रख के सलाम के साथ, और उसके बाद आपने प्यार मोहब्बत से बात करनी। अगर अगला बंदा आपके साथ राउडली भी बात कर रहा है ना, तब भी आपने प्यार से बात करनी है। और हमारी यही कोशिश होती है कि अगले बंदे को प्यार मोहब्बत से ही डील करें। असल में होता ये है कि
जैसे ये मेरी वीडियो बनाई है, किसी ने एक अच्छी सोच रख के बनाई है। और ऐसे ही होता है जब वार्डन किसी को रोके बात कर रहा होता है, जहाँ वार्डन का एक पॉजिटिव इमेज होता है, वो हमारी पब्लिक जो है ना एक नेगेटिव बात लोग सोच रखते हैं। वो नेगेटिव सोच वाले जो बंदे होते हैं, वार्डन की जो अच्छी वाली बातें होती हैं वो उसे रोक के, वो जहाँ से वो बंदा बदतमीजी और अपने पास से बातें बना के शुरू हो जाता है ना वार्डन पे इल्जाम लगाना, जबकि रोका तो उसी को होता है, उसकी जान की सेफ्टी के लिए रोका होता है। इस पे वार्डन का कोई बेनिफिट नहीं है, जान से बढ़ के मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। वो फाइन क्या, 200 रुपए का फाइन, उसकी जान से ज्यादा फाइन है। तो उसका जब वो बंदा बदतमीजी करता है ना, तो पब्लिक क्या करती है, उस बंदे के वार्डन पे इल्जाम जो होते हैं उसे शो करवाना शुरू कर देती है कि वार्डन ने ये किया, ये किया, ये और किया। अगर किसी चीज में पॉजिटिविटी लानी है या नेगेटिविटी लानी है तो दोनों अनासर यानी कि आप और अवाम दोनों इसके अंदर अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर ही कोई काम हो पाएगा। जैसे आपकी जानिब से अगर पॉजिटिव बात की जाए, आगे से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी के अंदर इसी तरह से फिर चेंज आना शुरू होता है। आपका बहुत शुक्रिया मुबीन, आपने हमें वक्त दिया। अबरार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल में कम्युनिटी गाइड्स और पुलिसिंग के हवाले से हमें बताया। सर्दी के मौसम के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो कुछ जो स्किन के इश्यूज हैं ये आना शुरू हो चुके हैं। अब जल्दी बीमारियां जो हैं ये अटैक करना शुरू कर देती हैं सर्दी के आते ही। तो इसके साथ साथ जो हवा में खुश्की हो जाती है, इससे एक्जिमा के इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, जल्द खुश्क होकर फटना शुरू हो जाती है, डैंड्रफ सर के अंदर जो है ये बढ़ना शुरू हो जाती है। याद रखें कि ऐसी किसी भी अलामत की सूरत में इसको इग्नोर ना करें, बल्कि डॉक्टर से मशवरा करना लाजमी है। इसको लोग नॉर्मली इग्नोर कर देते चले ना कि आपकी, क्योंकि हम में से लोग ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं होता हमारी स्किन क्या है, ऑयली स्किन है हमारी, ड्राई स्किन है हमारी। तो जब आपको ये पता नहीं होगा तो और आप डॉक्टर से बगैर मशवरे क्या कोई भी क्रीम या कोई भी चीज अप्लाई करेंगे, फिर जब परमानेंट मार्क्स आना शुरू हो जाते हैं फिर परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है। और सर्दियों में तो कहते हैं स्किन पे वैसे ही एक्नी बहुत ज्यादा हो जाती है, वो चाहे ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है। तो हमारे पास स्किन स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर काशिफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर्दियां आती हैं बहुत सारी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि जैसे मैं कह भी रही हूँ ना कि सर्दियां आती हैं तो बहुत सारी फिर चीज़ें भी साथ आ जाती हैं, सौगातें साथ आती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जल्द से जुड़ी जो रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं ना, स्पेशली स्किन का फट जाना। और फिर होता ही कि सर्दियों में आप ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, वो खा रहे होते हैं आप हलवे भी इस्तेमाल करें, तो एक्नी का मसला ज़्यादा हो जाता है। ऐसे मौसम में आप अपनी स्किन की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? दाने बन जाना, ये स्किन का फटना, होंठों का फटना, एड़ियों का फटना, सर में खुश्की आ जाना, क्या है इसका हल? जी देखिए, एज अ डॉक्टर मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ज़ाहिर सर्दी आ जाती है तो हम पानी पीना कम कर देते हैं। ठीक है, चाय कॉफ़ी का इंटेक बढ़ जाता है। चाय कॉफ़ी जो होती है वो डायूरेटिक होती है, उसके अंदर हमारी बॉडी का पानी खारिज होता है। तो मैं सबको कहूँगा कि अगर एक प्याली चाय पिए तो 3 गिलास पानी भी साथ साथ जबरदस्ती पी लिया करें सर्दियों में, ताकि आपका जो स्किन का जो वो है लेयर है ड्राइनेस, वो खत्म हो जाए। एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है जो व्हाइट सॉल्ट पैराफिन और लिक्विड पैराफिन का है, जो मैं आपको बताऊंगी, आपको आराम से मिल जाएगा किसी भी डिस्पेंसिंग मटेरियल से। इसको अगर नहाने के बाद थोड़ी सी आपकी स्किन पे नमी रहेगी उसके ऊपर लगा लिया करें। जो फटी हुई एड़ियां हैं, फेस पे, लिप्स का बड़ा मसला आता है, ड्राइनेस हो जाती है, आप स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं अपने सर पे, वो आप लगाइए। और ये ख्याल करिए कि आप कोशिश करें माइल्ड चीजें यूज करिए। मैं कहूँगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप खीरे का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए, दूध दही का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपको ड्राइनेस जो आपकी अंदर से है ना, एज अ डॉक्टर वो मैं जो बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, एड़ियां फटने लगती हैं, स्किन खराब हो रही है और डैंड्रफ बढ़ने लगता है, तो ये ख्याल रखें। अच्छा, बहुत गर्म पानी से भी नहीं नहाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज जैसे आपने खुद कहा ना, बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाना नहीं, एक तो ये कि इसके बगैर रहा नहीं जाता, दूसरा ये कि शायद सर्दियों में सुस्ती हो जाती है और हम अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग घर में जो बड़े होते हैं वो ये कहते हैं, अच्छा देखो सर्दी है ना, फलाना तेल लेके ना उसकी हल्की सी अपने पैरों पे मालिश कर लो, रेमेडीज जो होती हैं, फलाना ऑयल लेके ना हाथों पे लगा लो, अच्छा सर की जिल्द में लगा लो, खुश्की कम हो जाएगी। लेकिन ये एक आजमाई हुई चीज़ है कि सर्दियों में जब आप ऑयली स्किन पे मजीद ऑयल यूज़ करते हैं तो वो काली होना शुरू हो जाती है, वो कालापन जो है वो ज़्यादा नुमाया होता है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए?
देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि सनब्लॉक यूज करें, ठीक है ना, जो कि थोड़ा सा ऑयल बेस्ड हो। अच्छा, ये चीज अक्सर लोग कहते हैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा के धूप में निकल जाते हैं, उससे डार्कनेस बढ़ जाती है। मॉइस्चराइजिंग लोशन सिर्फ रात में लगाना है चेहरे पर, बॉडी पे तो कभी भी लगा सकते हैं आप। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है कि आपको ऐसी चीजें यूज करनी जिसमें ऑयल बेस हो उसके अंदर, ताकि आपका प्रॉब्लम ना हो आपको ऑयल का। विटामिन मैं कहता हूँ जरूर खाइए, जिसमें सेलेनियम, जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी जरूर होनी चाहिए। सुबह नाश्ते के बाद ये आपको अपनी आदत बनानी चाहिए कि आप विटामिन ए जरूर खाएंगे। तो हमने सही कहा कि सर्दियों में सुस्ती हो जाती है तो हमें विटामिन की थोड़ी जरूरत पड़ जाती है हमें। एक और चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सनब्लॉक जो आप यूज करेंगे वो ऑयल बेस्ड होगा। ये हो कि उस पर दाने ना निकले आपके, ऑफ कोर्स, लेकिन मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा के आपको धूप में नहीं जाना है। साथ साथ आपका जो डैंड्रफ शैम्पू है वो भी थोड़ा सा बालों को ड्राई कर देता है। तो मैं एक बहुत इजी सी रेमेडी बताता हूँ दूसरे मॉर्निंग शो में, वो ये कि आप अगर कोकोनट ऑयल ले लें, उसे वाटर मिला के एक स्प्रे बॉटल में रख लें आमंड ऑयल के साथ। तो ऐसी जैसे आपने बाल अपने वो कर लिए, क्योंकि एंटी डैंड्रफ शैम्पू ज्यादा यूज करना बढ़ जाता है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू का अपना साइड इफेक्ट है कि वो ड्राइनेस कर देता है। तो आप नहाने के बाद बालों को हल्का सुखा के उस पर स्प्रे कर दीजिए, ताकि आपके बालों में एक लस्टर जो शाइन है वो कम ना हो जाए। ठीक, ये बड़ी अच्छी चीज़ आपने बताई। ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा ये जो स्किन के इश्यूज़ हैं या फिर डैंड्रफ के इश्यूज़ हैं, आमतौर पर हम ये देखते हैं कि लोग कहते हैं जी सर्दियाँ आई हैं, ये तो होगा, स्किन फट रही है, बालों में डैंड्रफ हो गई है, ये तो होगा, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आपके पास कितने ज़्यादा ऐसे केसेस आते हैं जो कि इनिशियली इग्नोर किया, उसके बाद मामला बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया तो आपके सामने आके बैठ गए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी आपने बात की। लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। मैं कहता हूँ जैसे अक्टूबर नवंबर का महीना शुरू हो गया, अब इंसान को हल्की हल्की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देने चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा ये कि आपको हल्की हल्की जो क्रीम्स है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम रात में लगाना शुरू कर दीजिए। रात में टेम्परेचर्स कम हो रहा है, दोपहर में तो अभी भी गर्मी है लेकिन सुबह में और रात में है। और ये इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा कि जितनी आपकी स्किन ड्राई होगी उतनी ही आपको खारिश होगी, तो उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन भी बढ़ सकता है, एक्जिमा भी बढ़ सकता है, डैंड्रफ भी बढ़ सकता है। सही है। फंगल इन्फेक्शन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली कराची में, क्योंकि यहाँ पे पानी का बड़ा मसला है। तो पानी के सबको कहता हूँ कि बाल्टी में पानी निकालने से फिटकरी डाला करें, फिर डाला करें, और एंटी फंगल क्रीम के साथ आप मॉइस्चराइजर जरूर ऐड करके लगाएं, क्योंकि जितना ड्राई होगी आपकी स्किन, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन उतना बढ़ जाएगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, सर्दियों में ये भी मना किया जाता है कि अच्छा गर्म पानी से मुंह नहीं धोना। आपने मुंह अगर धोना है तो आप ठंडा ही पानी इस्तेमाल करें। जो आप जिस पानी से अपनी पूरी बॉडी वो वॉश कर रहे हैं उससे आपने अपना मुंह नहीं धोना, क्योंकि स्किन लटकना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ ये कि गर्म पानी से आपने सर नहीं धोना, क्योंकि उससे ये होता है ज़्यादा खुश्की पैदा होना शुरू हो जाती है। क्या वाकई ऐसा है कि सर्दियों में भी आपको सर के लिए, मुंह के लिए ठंडे पानी का ही इस्तेमाल जारी रखना है? देखिए, मैं एज अ डॉक्टर कहता हूँ कि आपको ठंडे पानी से नहाना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ठंडा पानी इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी टेम्परेचर। नीम गर्म पानी की आदत बना लीजिए। सर्दी गर्मी कोई भी हो, लाइट गर्म पानी से नहाइए। मतलब या बिल्कुल सही कहिए, बहुत ज्यादा गर्म पानी भी ड्राइनेस कॉज करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहीं आना, कि जैसे बाथरूम पूरा खोल रहा है और पूरा धुआं हो गया है, अवॉइड करें वो, ठीक है ना। उससे आप बिल्कुल सही कह रही है, स्किन भी ड्राई हो जाती है और बालों में डैंड्रफ हो जाता है। हल्का नीम गर्म, लेकिन मैं ठंडे पानी से बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। ठंडा पानी किसी भी वेदर में, सर्दी गर्मी किसी भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। हल्का सा गुनगुना पानी जैसे कहते हैं वो आप यूज करें, और फेस को भी वॉश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये आप सही कह रही है, बहुत गर्म पानी से आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, तो हल्का गर्म पानी जरूर यूज करें। ठीक। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब, अगर डाइट की तरफ हम आए, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जी दवाइयाँ नहीं खानी, लोशन वगैरह नहीं लगा लें, हम डाइट अपनी ऐसी कर लें कि जो है ये डैंड्रफ या फिर स्किन के इश्यूज जो है वो हमें पैदा ना हो। तो डाइट में कौन कौन सी चीज़ें स्पेसिफिकली ऐड करनी चाहिए सर्दियों के मौसम में, चाहे वो फ्रूट्स हो चाहे वो खाना हो, इन दोनों चीज़ों के हवाले से, और ड्रिंक्स में भी? जी बिल्कुल। देखिए, एक तो विटामिन सी क्या भरमार आपको करनी चाहिए सर्दियों में। अल्लाह ताला की कुदरत है कि देखिए अनार भी आया हुआ होता है, ऑरेंजेस भी आए हुए होते हैं, खीरा भी होता है, इसकी क्वांटिटी आप बढ़ाइए अपने खाने में। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट लींबू की क्वांटिटी बढ़ाइए। लेमन वेरी गुड फॉर योर स्किन, क्योंकि लेमन से आपकी ड्राइनेस कम होती है, ठीक है। इसको खाने की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यूज करना है, आपको फेस पे लगाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उससे दूसरे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये आपने अच्छा किया ना बात से कर दी, क्योंकि फौरन से खवातीन करती है, नींबू लिया, उसको काटा, थोड़ी सी ग्लिसरीन लगाई, चेहरे पे मला शुरू यार, नींबू शीमू लेके सारा मुंह पे। नींबू फेस के लिए मैं कभी भी, किसी भी, आपने मेरे शो में देखा होगा, मैं रेमेडी में कभी भी नींबू इस्तेमाल नहीं करता हूँ फेस के लिए। बॉडी पे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फेस के लिए हरगिज़ नहीं। जो नींबू में सिट्रिक एसिड होता है जो कि एकदम रिएक्ट
इम्पैक्ट कर सकता है आपके फेस को। और मैं हमेशा कहता हूँ आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, कि क्यों ना इसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए। तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते फेस के साथ, ठीक है ना। फिर तो ये करें। अच्छा, नींबू पानी ज्यादा पीजिए। अच्छा, खीरे का जूस बनाइए, खीरा बहुत अच्छा है। जो मौसमी फलाए हुए होते हैं वो उसकी इंटेक बढ़ाइए, ठीक है ना। आप कोशिश ये करिए कि आप जितना आप पानी पी सकें। अच्छा, पानी में मैं पानी नहीं कहता हूँ सिर्फ, मैं कहूँगा जैसे लस्सी इज अ वंडरफुल थिंग। लस्सी पीजिए, दही लीजिए, हरी सब्जियां ज्यादा लीजिए। चाइनीज फूड आपके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि चाइनीज फूड में मुझे लगता है कि लोग वेजिटेबल्स खा लेते हैं, है ना। वैसे आपको पता है हम लोग शौक से नहीं खाते। दूसरी बात ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको इस तरह करना है कि चाय कॉफी का जरा ध्यान रखें। आप जितनी चाय कॉफी पी रहे हैं उसी हिसाब से, आपने अगर 4 कप चाय पिए तो तकरीबन 10 से 12 ग्लास पानी पीजिए। पानी का मतलब है पानी आपको बैलेंस रखना है ना, क्योंकि सर्दियों में होता ये है कि आप चाय और कॉफी का इंटेक कितना ज्यादा हो जाता है, पानी को हम बिल्कुल भूल जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज बताएं कि चले ये तो थोड़े से जो बड़े लोग हो गए ना उनके लिए, जरा अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो बच्चों को भी जाहिर है उनकी भी स्किन फटती है, हाथों पे खुश्की आती है, पैरों पे खुश्की आती है उनके। अब बच्चों के लिए क्या जरूरी है, माए किस तरह से बच्चों की केयर करें? अच्छा, बच्चों के लिए तो सबसे आसान है, मैं जो कॉम्बिनेशन बनाया है लिक्विड पैराफिन और व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन। ये बच्चों में बेइंतहा मकबूल है, बहुत ही आसान है, आपको आराम से मिल जाएगा। किसी भी डिस्पेंसिंग मटेरियल से आप ले लीजिए, इसको मिक्स करिए और बच्चों की जहाँ पे फटी हुई जल्द है उसको भर दीजिए उस जगह को। आपने देखा होगा अक्सर निशान बन जाते हैं, दाने हो जाते हैं, थोड़े थोड़े अपने आप के गड्ढे बन जाते हैं, उसको पूरा भर दीजिए व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन और लिक्विड पैराफिन से, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी वो है, रेमेडी है, और ये आपको मेडिकल स्टोर से ही मिल जाएगा, बना बनाया भी मिल जाता है। चाहे तो मॉइस्चराइजिंग लोशन अवेलेबल है, लेकिन ये ख्याल रखिए कि आप जो भी चीजें मॉइस्चराइजिंग के लिए लगाएं, स्पेशली फेस के लिए, तो वो सिर्फ रात को लगाइए। उसको लगा के ना धूप में जाना है ना किचन में जाना है। ये अक्सर लोग करते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारा स्किन डार्क हो गई सर्दियों में। उसका मेन वजह ये कि मॉइस्चराइजर लगा लिया उन्होंने और वो धूप में चले गए या किचन में चले गए। उसमें अगर मॉइस्चराइजर लगाना ही है तो सनब्लॉक उसके ऊपर लगा लीजिए धूप में और किचन में जाने से पहले। सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में एक चीज बता दें, हमने धूप का जिक्र किया। घर के जो बड़े होते हैं वो कहते हैं कि ये लोशन वोशन को छोड़ दो, बस तुम दिन में आधा 1 घंटा धूप में बैठा करो, धूप में बैठने से तुम्हारी हड्डियां भी मजबूत होंगी, विटामिन सी भी आपको मिल रहा है, विटामिन डी और सी। हाँ जी, तो ये प्लीज जरा बता दें कि ये भी सर्दियों में बड़ा जरूरी है। जी बिल्कुल सही है, धूप में हम जरूर बैठे थे कि धूप के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, धूप तो हमें बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन सनब्लॉक लगा के जाइए। नेवर लीव होम विदाउट इट, वरना ये होगा ना आपकी स्किन काली हो जाएगी और फिर वही बात है कि जो कालापन है वो मजीद उभरना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, लोग आपको टोकना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, क्योंकि ऐसा मसला है जो कि सर्दियों में हमें हर घर में नजर आता है। कराची से खबर यह है कि कराची में कई ऐसी इमारतें हैं जो फ़न तामीर और तारीखी लिहाज से अपनी अलग सी हैसियत रखती हैं, और जब इनको देखते हैं ना तो हम भी दंग रह जाते हैं कि किस टाइम पे बनी होंगी और कितनी ज़बरदस्त इनकी तामीर है। कायम व दायम। बिल्कुल, एक ऐसी ही इमारत कराची के दिल यानी सदर में पूरी आबोताब के साथ चमक रही है, पूरी शान व शौकत के साथ खड़ी है। शयान सलीम ने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। कलीसाए सेंट पैट्रिक सदर कराची में अंग्रेज दौर की एक ऐसी दिलकश यादगार जिसका हर रुख दिल फरेब और हर जाविया बेमिसाल है। इस इमारत की तामीर के पीछे भी एक तारीख है। 1842 की जंगे हैदराबाद में जनरल चार्ल्स नेपियर के हाथों होश मोहम्मद शीदी की शिकस्त ने सिंध में अंग्रेजों की हुक्मरानी को भी उरूज पर पहुंचा दिया। सिंध की राजधानी कराची में मसीही आबादी बढ़ी तो एक बड़े गिरजाघर की जरूरत महसूस की गई। जनरल चार्ल्स नेपियर ने चर्च की तामीर के लिए फंड रेजिंग शुरू की और 1878 में कलीसाए सेंट पैट्रिक की बुनियाद रख दी गई। गिजरी स्टोन की चुनाई की बुलंद दीवारें और इससे भी बुलंद मखरूती मीनार मेमारों के जमालियाती ज़ौक़ के आईनादार हैं। सतूनों से मखरूती मेहराबियों तक हर पत्थर फने तामीर की तकमील नजर आता है। बरतानवी, अतालवी और कलीसाई तर्ज तामीर की झलक इस एक इमारत में यकजा करने वाले आर्किटेक्ट S.J. वैगनर थे। इन्होंने अपनी इमारत की खूबसूरती को मज़ीद डेवलप करने के लिए, आमतौर पर चर्चिस की इतनी ज़्यादा हाइट होती नहीं, तो इन्होंने हाइट ज़्यादा रखी। एक तो उस वजह से ये खूबसूरत लगता है। फिर इन्होंने 2-3 तरह की जो फ़न तामीर थे उनको यकजा किया यहाँ पर, रोमन कैथोलिक और इंडो कैथोलिक, और जो इनकी अपनी
जो चर्चिज़ की अपनी एक मखसूस तर्ज तामीर होती है, इन तीनों का मिक्सचर है। और आपको लगता है कि इसकी खूबसूरती ज़्यादा है, तो उसकी वजह भी ये तीनों फ़न तामीर का मिक्सचर होना है। इमारत के अंदर दाखिल होने के बाद कलीसा के दरो दीवार और आके मुसव्विर नजर आते हैं। खिड़कियों और रोशनदानों में लगे शीशे देखने वालों की तवज्जो समेट लेते हैं। इस चर्च की तारीखी अहमियत अपनी जगह, मगर जो यहाँ सबसे मुनफरिद चीज़ है वो इस इमारत पर लगी खिड़कियाँ हैं जो यूरोप और अमेरिका के गिरजा घरों में होती हैं। ये पाकिस्तान का वाहिद चर्च है जहाँ स्टेन ग्लास की खिड़कियाँ लगाई गई हैं जो कई साल पहले जर्मनी से मंगवाई गई थी। कराची में ना इस मियार के शीशे कहीं और मौजूद हैं और ना ही शीशे पर की गई ऐसी मुसव्वरी। 1881 से इस गिरजा घर में इबादत का सिलसिला इसी तरह जारी है। कैथोलिक मसीहियों के बिशप की सीट होने की वजह से कलीसिया सेंट पैट्रिक को कैथेड्रल की हैसियत हासिल है। इमारत की तामीर को 100 साल मुकम्मल होने पर 1978 में पुरानी इमारत के बिल्कुल सामने संगे मरमर का चबूतरा बनाया गया। सफेद सलीब से लेकर मरमरी मुजस्मों तक तमाम तबरुकात इटली से तैयार करके कराची भेजे गए, जिसे क्रिस द किंग की यादगार कहा जाता है। हैरत अंगेज बात यह है कि मरकजी इमारत के बिल्कुल सामने होने के बावजूद चबूतरे की वजह से कैथेड्रल बिल्डिंग की खूबसूरती में कमी नहीं आती है, बल्कि गिजरी स्टोन के पत्थरों की इमारत सफेद चबूतरे के साथ एक हसीन इम्तिजाज बनाती है। ये जो आपको नजर आ रहे हैं मार्बल के बने हुए स्टोन्स, ये उस वक्त इनको यहाँ पर अतिया किया गया था और ये कोई इनके बादशाह थे जिनका नाम सही वाज़े लफ्ज़ों में कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये उन्होंने भेजा था यहाँ पर। और ये 1978 में जब 100 साल तकरीबात हुई थी इसकी, यानी 100 साल पूरे हुए थे, तो उस वक्त गिफ्ट किया गया। वक्त गुजरने के साथ साथ इमारत की मुरम्मत की जरूरत पड़ी तो सिंध हुकूमत ने भी इस विरसे की बहाली में अपना हिस्सा डाला। कैथेड्रल इंतजामिया का कहना है कि बहाली के इस काम की वजह से इमारत आइंदा 50 सालों के लिए महफूज हो गई है। ये जो जेम्स है कराची के, कराची कंटोनमेंट का जो लोगों में आप देखेंगे उनने चर्च को अपना लोगों में शामिल किया और ये वाकई एक बहुत कदीम चर्च है और हम हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस हेरिटेज को प्रिजर्व किया। कराची के इस तारीखी गिरजा घर को ये एजाज़ भी हासिल है कि 1991 में यहाँ इंसानियत की हमदर्द मदर टेरेसा ने भी दौरा किया था। सेंट पैट्रिक चर्च जो कराची का पहला गिरजा घर भी है, इसकी इमारत का शुमार शहर की कदीम खूबसूरत इमारतों में होता है, जिसका हुस्न 1 सदी से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी कम ना हुआ। ये इमारत जहां मजहबी हम आहंगी की मिसाल है, वहीं शहर का लैंडमार्क भी है। कैमरामैन सनाउल्लाह और एम कामरान के साथ शायान सलीम, समा, कराची। आपने कभी देखा कि किसी भी एक छोटी सी बॉटल में एक शानदार शाहकार और आप हैरत में मुब्तला हों कि अच्छा ये इसमें कैसे हो गया? अक्सर आज गैलरीज में तस्वीर, स्केचेस, कैनवस पर बने पुरकशिश पोर्ट्रेट हमने देखे होंगे और वो हमें लुभाते भी हैं। और वही बात है कि शीशे की बोतल में बने पोर्ट्रेट जब आप देखते हैं तो आप सोचते हैं कि ये कैसे हो गया। अगर आपने नहीं देखे, ऊपर नहीं, बोतल के अंदर है, वही ना, बोतल के अंदर है। और जब आप ये देखेंगे, बल्कि अब हम मनाजिर आपको दिखा भी रहे हैं, तो बोतल के अंदर मुसव्वरी करने वाले आर्टिस्ट से आज हम आपको मिलवाएंगे। टंडो मोहम्मद खान के बाबर अजीमी बोतलों के अंदर कई कौमी और आलमी शख्सियात के पोर्ट्रेट बना चुके हैं। जी तो बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। बाबर ये बताएं कि ये बोतल के अंदर ये जो आर्ट है, ये पोर्ट्रेट बनाने का ये शौक है, ये पैदा कब से हुआ? पोर्ट्रेट बनाने का शौक तो बिल्कुल हो सकता है, बहुत से लोगों को होता है, लेकिन ये एक यूनिक तरीका के अंदर बोतल के आपने एक ऐसी चीज बनानी है जिसको देखने वाले सिर्फ ये सोचते रह जाएं कि भाई ये बनाया कैसे होगा। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं खुद फर्स्ट सुना था 97 में, तो मुझे खुद भी ये हैरत हुई कि कोई बाहर का आर्टिस्ट है और वो बोतल के अंदर काम करता है। तो मैं खुद, मेरे लिए एक चैलेंज था कि यार मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैं बचपन से मुझे ड्राइंग का तो शौक था, स्कूल लेवल से।
और घर पे मैं ड्राइंग करती हूँ। टर्नोवर खान में कोई आर्ट का ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, तो लोकली सतह पे मैंने जो है उस्ताद मोहतरम उस्मान अली खासकेली और फारिक वालिमन फारूकी और उस्ताद आशिक अली साहब हैं, उनसे ऐसे ही जैसे लोकल पेंटर का काम होता है वही सीखा था ना। अच्छा। तो मेरे लिए खुद, क्यों मैं वहाँ पे पोर्ट्रेट का काम करता था, तो मेरे लिए खुद ये एक चैलेंज था। मैंने जब सुना, अबू ने किसी न्यूज में देखा था तो BBC वगैरह में, तो कोई इंडियन आर्टिस्ट था वो बोतल के अंदर काम कर रहा, तो उन्होंने बताया, मैंने देखा भी नहीं हुआ था। अच्छा। ये मेरे लिए खुद चैलेंज था। और ये माशाल्लाह से जिस चैलेंज को आपने निभाया है ना, ये बेहतरीन है और ये देखने वालों को दंग कर रहा है, फिर हैरत में मुब्तला कर रहा है कि इतनी सी बोतल में किस तरह से कोई चीज़ बन गई। अच्छा, कितने अरसे की मेहनत के बाद बाबर आपने किसी बोतल के अंदर कोई तस्वीर बनाई? और पहली बार वो कहते हैं ना कि जब आप पहला काम कर रहे होते हैं तो आपकी ख्वाहिश होती है कि अच्छा हम ये चीज़ बनाएं और किसी की ऐसी तस्वीर बनाएं, तो पहली बार किसकी तस्वीर आपने बनाई थी? मैंने तो पहली बार जो है मोहम्मद अली जना की बनाई थी। अच्छा। और उसके अलावा पाकिस्तान के जितने भी हीरोज हैं उनकी बनाई मैंने, मदर टेरेसा की भी बनाई, और उसके अलावा लेडी डायना वगैरह इंटरनेशनल नेशनल हीरो सबकी बनाई मैंने। क्योंकि अब मैंने तो जो है ना पहले सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पे काम स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि 87 में मैंने घर से ड्राइंग स्टार्ट की थी, जो बिल्कुल मेरी एज जो है 8-9 साल की थी। तो उसके बाद 97 में प्रोफेशनल जो है ना पेंटिंग करना शुरू कर दिया था मैं, लोगों के पोर्ट्रेट बनाना, कमीशन वर्क करना, ठीक है ना। तो उस टाइम में अभी मेरा कोई गैलरी की तरफ भी इतना वो रुझान नहीं हुआ था। अब जो मैं काम करता हूँ, मेरा काम जो है वो ज्यादातर मशरकी आर्ट से रिलेटिव है। मेरी पेंटिंग जो है ना स्कूल ऑफ आर्ट, उसमें जो मशरक है, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट है, चुगताई का भी टच है। बोतल का मैंने 97 में किया था, क्योंकि अच्छा, मैंने ये जो बाबर ये जो बोतल वाला आर्ट है आपका, बोतल का जो पोर्ट्रेट आप बनाते हैं, इसमें आप यूज क्या करते हैं? कलर्स ही यूज होते हैं या फिर कोई और एलिमेंट है जिसको यूज किया जाता है? कोई खास इसके ब्रशेस होते हैं? क्या टेक्निक होती है इसकी? हाँ, ये क्योंकि पहले तो मुझे भी काफी मंथ तक सोचना पड़ा कि बोतल के अंदर जो है मैं कैसे जो है उसको बगैर काटे हुए, बगैर कहीं से जो है बिल किए हुए कैसे क्यों करूँ। तो उसको मैं तकरीबन काफी मंथ तक मैं खुद स्टडी करता रहा। काफी जो है बोतल्स मैंने बिल्कुल यूं समझे कि वो मेरी जो फारिग भी हो गई काफी बोतलें ना। तो उसके बाद जो है मेरे ज़हन में ये आइडिया आया कि ये जिस तरह बुरुश है, तो ये देखेंगे ना आप, करके दिखाऊं मैं आपको। यहाँ पे मैंने कर्व दिया ना। अच्छा, कर्व देखे। हाँ, तो इसको फिर मैंने यहाँ से, अब दूसरा मसला ये कि अब कैनवस पे ड्राइंग कर रहे हैं या पेपर पे कर रहे हैं, तो वो ऑन साइड है, ये इन साइड है, तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। तो जब मैंने फर्स्ट बना ली तो एक कॉन्फिडेंट हो गया। हालांकि वो थोड़ी जो शुरू में थी तो जाहिर सी बात है इम्प्रूवमेंट आता है। ठीक, सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मौला ने कामयाब कर दिया। तो मेरे लिए उस जमाने की, क्योंकि ये भी आज से यूँ समझे कि 97 में मैंने काम किया था। उसके बाद एग्जीबिट भी किया था मैंने शुरू में यहाँ लोकली सत्ता पे। अच्छा, फिर मैंने जो है इसको जब चैलेंज को अबूर कर लिया तो फिर मैंने छोड़ दिया था इसको ना। अच्छा। और माशाल्लाह जिसे आप कह रहे हैं ना कि अल्लाह का करम हुआ तो अल्लाह ने आपको इज्जत दी। अच्छा, लास्ट में मुझे बताएं कि वक्त बदल रहा है, हम देखते हैं कि लोगों के सोचने के तरीके भी बदल रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो मौजूदा दौर में आप क्या देखते हैं? फ़न मुसव्वरी जो है ये कहाँ पे खड़ी है? इसका क्या लोगों को अब शौक कम हो गया है या मजीद बढ़ चुका है? ग्राफिक्स का दौर आ गया ना अब तो। ना, मुसव्वरी का रुझान पहले से अब ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा। तो पे जो है ना, हमारे जो पहले उस्ताद थे उन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं। बुलजी साहब है, काकेन और अहमद परवेज, बहुत बड़े नाम, मास्टर्स हैं। उस्ताद अल्लाह बख्श, पाकिस्तान के जो बड़े नाम है, और सईद अख्तर साहब, उनके जमाने में ये होता था कि लोकली सतह पे जो भी है आर्ट का, तो लोग भागते थे ये समझते कि आर्टिस्ट जो है वो बड़ा पेट पत्थर भागने वाला काम है, कोई इसका जो है स्कोप नहीं है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है प्राइवेट सतह पे भी आप देखें बहुत बड़े इंस्टीट्यूट हैं और काफी अच्छा काम हो रहा है इस वक्त आर्ट पे ना, और अच्छा बिजनेस हो चुका है। तो क्योंकि जाहिर सी बात है सोशल मीडिया ने भी उसको काफी जो है वो दिया हुआ है। इससे हम नहीं कर सकते कि भाई आर्ट का वो जो शोभा है कोई सही है। बिल्कुल।
जबरदस्त बाबर, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, करने के लिए। और यकीनन ये एक बड़ा मुश्किल और फराज चैलेंजिंग काम है, जैसे हम बात भी करें ना कि मैं तो अभी तक उसी चीज में हूं कि ये किस तरह से बनाना बड़ा मुश्किल है। कर लेते हैं उन बच्चों की जो कि माँ बाप का फ़ख्र होते हैं, और जब वो उनकी ख्वाहिश पूरी करें तो माँ बाप की खुशी बिल्कुल दीदनी होती है। लेकिन आज हम आपको जिस बाहिम्मत तालिबा से मिलवाने वाले हैं, उसने मरहूम वालिदैन की ख्वाहिश को पूरा किया है। पेशावर यूनिवर्सिटी के शोबा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में MBA की तालिबा ने अस्पताल में इम्तिहान की तैयारी करते करते गोल्ड मेडल हासिल कर लिए। जनाब बेनिश जावेद, जिनकी वालिदा कैंसर की मरीज़ा थी, जिनकी ख्वाहिश बेटी को अव्वल पोजीशन दिलवाना था, माँ की ख्वाहिश पूरी हो गई, लेकिन वो खुद दुनिया में मौजूद नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि बेनिश के जो वालिद हैं वो भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात और मुश्किल वक्त होता है किसी भी औलाद के लिए, वो चाहे बेटा है या बेटी, और इन हालात में अपना तालीमी सफ़र जारी रखना और फिर गोल्ड मेडल हासिल कर लेना। आप सोचें कि ये कितनी हिम्मत वाली, कितनी हौसले वाली, कितनी चैलेंजिंग वाली बात है। और यकीनन बेनिश के वालिदैन आज एक हमसे बेहतर जगह पर हैं और वो बेनिश को देख के बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे होंगे। तो बेनिश ने आज हमें ज्वाइन कर लिए प्रोग्राम में, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेनिश, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू जी, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बेनिश, सबसे पहले तो आपको हम सलाम पेश करेंगे कि इतनी हिम्मत और इतना हौसला अल्लाह ताला किसी को ही अता करता है, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरने के बाद आप अपने आप में रहें, अपनी सेंसेस में रहें और अपने एक तालीमी सफ़र को जारी रखें सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके वालिदैन ये चाहते थे। ये बड़ा मुश्किल काम है। मुझे ये बताएंगे, जो कामयाबी आपको मिली है, सबसे पहले तो डेडिकेट किसे करेंगे इसको, ये आपके नज़दीक अहमियत क्या रखती है? और इस सफ़र में जो मुश्किलात है, मैं चाहूँगी आपकी ज़ुबानी हमारे नाज़रीन सुने। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आप सबका और समा टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी जो है वो सबके सामने रखूँ। और ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, नो डाउट, इन द सेंस कि एक इंसान जो अपने माँ बाप को अपने हाथों से रुखसत करके, वो एक टूटा हुआ इंसान जो अपने माँ बाप को अपने सामने रुखसत करके आंखों से, और फिर वो आता है और वो फिर एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है और फिर वो पेपर देता है और फिर वो उसमें टॉप भी कर जाता है। तो वाकई ये हौसला जो है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अता है। हम बेसिकली अगर मैं बात करना चाहूँ तो बीइंग अ फीमेल, और गर्ल्स जो होती हैं वो थोड़ी इमोशनली जो होती हैं वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू मर्दों के। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि लड़कियाँ जो होती हैं, अगर अल्लाह ना करे उनका कोई अजीज़ उनसे बिछड़ जाता है तो वो रोती हैं, धोती हैं। मर्द जो होता है वो खुद को कंपोज रखता है, लेकिन मैंने एट अ टाइम बेटा और बेटी दोनों का रोल निभाया। मैंने अपने माँ बाप की खिदमत की हॉस्पिटल्स में। मतलब मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि मैं आपको मतलब एक बात कहूँ कि जब मेरे वालिद मेरा एडमिशन करवा रहे थे पेशावर यूनिवर्सिटी में, तो मैंने कभी कोई एजुकेशन में नहीं पढ़ा था। तो मेरे वालिद को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था कि मेरी बेटी जो है वो ना सिर्फ कोई एजुकेशन में पढ़ेगी बल्कि वहाँ से मेडल हासिल करेगी। और आई स्टिल रिमेंबर कि व्हेन आई वाज हैविंग अ लास्ट पेपर ऑफ सेकंड सेमेस्टर, तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम होम और मुझे कॉल आई कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया है। वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए। और मैं गई भाग के, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं किस ड्रेस में हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। मेरे हाथ में बुक थी, हाँ ये इतना मुझे होश नहीं था कि मेरे जो हाथ में बुक थी वो बुक भी मैं साथ ले गई। और मैं वहाँ गई, मैंने अपने वालिद को देखा, और मैं एक लौती बेटी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा लाडली भी थी। मैं अपने वालिदैन में सबसे ज़्यादा वालिद की बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी। हम बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो मैंने जब उनको रुखसत किया, ऑन द वेरी नेक्स्ट डे मैं आई। सुबह 9 बजे मेरा पेपर था, सुबह उनका 6 बजे जनाजा हुआ और मैं 6 बजे वहाँ से निकली और 9:30 पे मैं पेशावर पहुँची। ट्रैवल करके आई मैं हरीपुर से। अच्छा। तो फिर मैंने अपना पेपर दिया और फिर मैंने सेकंड सेमेस्टर में भी टॉप किया। लेकिन आजमाइशों का सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं होता। थर्ड सेमेस्टर में मेरी मदर को कैंसर डायग्नोज हो गया और उसमें ये था कि गोल्ड मेडल के लिए ये ज़रूरी होता है कि अलॉन्ग विद हाई CGPA आपको हर पेपर आपने अटैम्प्ट किया हो। लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक पेपर नहीं भी देते हैं किसी भी वजह से, तो अगर आप वो मेकअप में देते हैं तो आप गोल्ड मेडल के लिए एलिजिबल नहीं रहते।
तो मुझे तो अपने वालिदैन का ख्वाब पूरा करना था, ख़ासतौर पर मुझे अपने वालिद का ख्वाब पूरा करना था। तो आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी अम्मी की अंदर सर्जरी हो रही थी और मैं बाहर बैठ के अपना लीडरशिप का पेपर प्रिपेयर कर रही थी और डॉक्टर्स भी हैरान हो रहे थे कि एक ऐसी बच्ची या एक ऐसी लड़की ये बहुत ही जिसकी मां ऑपरेशन थिएटर में हाल है। पहले वालिद का बिछड़ जाना, फिर वालिदा की इस पोजीशन के अंदर आपने पेपर्स की तैयारी की। आमतौर पर कोई भी इंसान, मजबूत से मजबूत इंसान, एक डीप डिप्रेशन में जा सकता है, बिल्कुल हाथ पांव छोड़ देता है। किस तरह से, क्या ऐसी मोटिवेशन थी, क्या जहन में ऐसा चलता था जो कि आपको अपने इस गोल पर स्टक रखता था कि नहीं जी मुझे गोल्ड मेडल लेना है, जो मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं वो मेरे साथ हैं, चाहे वो मेरे साथ खुद फिजिकली मौजूद हैं या नहीं। वो मोटिवेशन क्या थी, वो फीलिंग्स क्या थी? मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं किस तरह से किन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए आपसे ये सवाल पूछूं। देखिए, फीलिंग्स ये थी ना कि कोई नहीं जानता कि उसकी ज़िंदगी कितनी लिखी है और एक ऐसा पेशेंट जो डायबिटिक भी हो और जो कैंसर पेशेंट भी हो तो उसके लिए ज़िंदगी के चांसेस, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। जब मेरी अम्मी ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी तो जाने से पहले उन्होंने मुझे कहा, बेटा पेपर प्रिपेयर करना, माँ बाप आते जाते रहते हैं, अल्लाह, और माँ बाप सबके जाते हैं। तो ये चीज़ जब मेरी अंदर अम्मी का ऑपरेशन हो रहा था और वो मैं लाइक आई वाज होल्डिंग पेपर लाइक दैट और लीडरशिप का पेपर पढ़ रही थी और मैं जस्ट रो भी रही थी और मैं पेपर भी पढ़ रही थी कि यार मुझे अपने माँ बाप की बात का मान रखना है। लाइक मैं हैरान हूँ, आपके प्रोग्राम से मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि माँ बाप बहुत कुछ करते हैं बच्चों के लिए, नो डाउट, पूरी अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं, लेकिन इनका ये अक्सर इम्पैक्ट ये क्रिएट किया जाता है कि शायद माँ बाप को ये लगता है कि यही बच्चे बड़े होकर हमारा कल को साया बनेंगे। लेकिन मेरे माँ बाप जब जा रहे थे तो उनको पता था कि मैं उनका साया नहीं बन सकती, ठीक है, दे वर अबाउट टू डाई, दे वर डाइंग। और लेकिन फिर भी जाते जाते उनको मेरे मुस्तकबिल की इतनी फ़िक्र थी, तो मैं कैसे मोटिवेशन ना लेती, कैसे मैं डीमोटिवेट हो जाती, मैं कैसे डीमोरलाइज हो जाती। तो मुझे वो चीज़ मोटिवेट करती थी कि लाइक मेरे पेरेंट्स, लाइक मेरी मदर जब ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी और उनको पता था कि मेरा पेपर है, तो मुझे कही थी, बेटा कुछ भी हो जाए पेपर ज़रूर तुमने देना है। तो ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती थी और मैंने पेपर्स दिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने माँ बाप की, अपने मैं कहती हूँ कि आपके लिए कोई ब्लेसिंग है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरने के बाद भी आपने पूरा फोकस रखा अपने काम पे, क्योंकि सिर्फ ये था कि आपकी वालिदा कहती थी, आपके वालिद साहब का ख्वाब था कि आप गोल्ड मेडल लें। वो कहते हैं ना कि एक लम्हा आपकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब आप सोचते हैं कि जिस इंसान की कमी है ना, आपको काश वो मेरे सामने मौजूद होता। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ देखते हैं, लेकिन उनमें बड़ी ज़्यादा तलखियाँ मौजूद होती हैं। यकीनन जब आपको गोल्ड मेडल मिला होगा, हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को, उस वक्त आप ये चाहती होंगी कि माँ बाप, क्योंकि माँ बाप तो आपके लिए दुनिया है ना, इस दुनिया में उनसे तो बढ़ के कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसा है। तो वो क्या चीज़ थी जब गोल्ड मेडल आपको मिल रहा था, आपके गले में पहनाया जा रहा था, अम्मा की, अब्बा की कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आई और दिल किया कि बस माँ बाप हों, मैं जाके फ़ौरन से गले लगा लूँ? क्या माहौल था, क्या? मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था जब मुझे कामरान बंगत साहब, मीन्स एजुकेशन मिनिस्टर, जब वो गोल्ड मेडल पहना रहे थे, उस वक्त रोना आ रहा था कि क्योंकि मेरे पेरेंट्स जब मुझे भेज रहे थे और गोल्ड मेडल की वो मेरे सामने जो है अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि जब तुम्हें गोल्ड मेडल सबके सामने मिलेगा ना, तो हम खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। तो मुझे जब मैंने ऑडियंस में देखा ना, जब मुझे मेडल मिल रहा था, जहाँ पे पेरेंट्स वगैरह बैठे हुए थे या जहाँ पे गेस्ट के लिए सीट्स एलोकेटेड थी, तो वहाँ मुझे अपने माँ बाप की रूहें नज़र आई। लाइक साइंटिफिकली ना देखे ना तो मेरे जज्बात को अगर देखा जाए तो मुझे अपने माँ बाप की रूहें नजर आई। तो उनकी आंखों में वो खुशी के आंसू नजर आ रहे थे जो वो मुझे मेडल पहनते हुए देख रहे थे। और जब मेरे वालिद साहब का नाम जो है वो प्रोनाउंस हो रहा था और अनाउंस हो रहा था सबके सामने, तो मेरे ख्याल में मैंने जंग जीत ली। मैंने अपने माँ बाप की बात मान रख के मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी और जब उनसे मिलूंगी तो वो उनको भी बड़ा फ़ख्र होगा। उनको अभी भी फ़ख्र है बनिश, अभी भी वो यकीनन हमसे अच्छी जगह पर है और वो आपको देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि एक इतनी अच्छी, इतनी काबिल बेटी। वो कहते हैं ना कि वालिदैन का तो एहसास होता है कि अगर 10 औलादों में से एक औलाद ही नेक निकल है तो वो कहता है कि हमें दुनिया में जन्नत मिल गई। अच्छा, कभी आपने ये सोचा था कि जब शुरू में आपने अपने करियर का आगाज़ किया होगा, अपनी पढ़ाई का सफ़र आपने शुरू किया होगा, तो आप कह रहे हैं ना आपके वालिद साहब आपको लेके गए, एडमिशन उन्होंने दिलवाया, आपके वालिद साहब का ये ख्वाब था कि आप गोल्ड मेडल जीतें, क्या आप
आपने कभी सोचा कि मैं जिनके लिए ये गोल्ड मेडल ले रही हूँ या जिनके लिए मैं इतनी मेहनत करी हूँ, कभी भी तो ये सोच किसी बच्चे के ज़हन में नहीं आती ना कि जब मैं उस स्टेज पे खड़ी होंगी और ये चीज़ मुझे मिल रही होगी तो सामने वो मौजूद नहीं होंगे तालियां बजाने के लिए, सामने तो वो हस्तियाँ ही नहीं होंगी जिनके लिए मैंने इतनी मेहनत की है। बिल्कुल ऐसी सोच आई भी, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि वो मुझसे दूर नहीं गए, वो अभी इस स्टूडियो में भी मेरे साथ हैं। उनकी दुआएं मेरी हिफाजत करती हैं, उनकी दुआएं मुझे कामयाबियों की तरफ गामजन करती हैं। मैं नहीं जानती कि मरने के बाद क्या होता है, नोबडी नोस, किसी को नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन जहाँ तक मेरी फीलिंग्स की बात है वो आज भी मेरे साथ हैं। सिर्फ उन्होंने पर्दा कर लिया है, अल्लाह के पास चले गए, लेकिन उनकी दुआएं आज भी मेरी हिफाजत कर रही हैं। बिल्कुल, वो आप जानती हैं कि वो कितनी ज़्यादा, उनकी दुआएं, उनका साथ कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा बिनिश, वालिदैन की रूहानी सपोर्ट आपके साथ हमेशा से है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि आप इकलौती हैं, बहन भाई नहीं हैं, किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, किसका सबसे ज़्यादा साथ रहा इस पूरे सफ़र के दौरान? वैसे मैं इकलौती बेटी हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक भाई हैं। अच्छा। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग तो साथ तो किसी का नहीं था, सपोर्ट सिर्फ पेरेंट्स की थी और उसके बाद खुद ही सेल्फ मेड हूँ। सही। और ये और बिनिश, वो कहते हैं ना कि आप एक लड़की हो के इतनी चीज़ें फेस कर रही हैं, इतने चैलेंजेस है जिसको आप देख रही हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। मुझे ये बताएं कि अम्मा अब्बा की कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है? वो कहते हैं ना कि जब कोई शख्स आपसे बिछड़ जाता है तो आप तन्हाई में हो, वो आप चाहे रात को सोने से पहले याद करें या अपने आप को शीशे में देख के आपको याद आ रही हो, माँ बाप की, स्पेशली माँ की वो कौन सी बात है जो कि जब याद आती ना तो बेसाख्ता आंखों से आंसू भी तारी होते हैं और दिल बस फटने वाला हो जाता है? हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच अगेन फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। जब मैं पेशावर से जाती थी मतलब लाइक छुट्टियों पे ड्यूरिंग सेमेस्टर और इस तरह से, तो सबसे पहले जब अम्मी जो थी वो जब जैसे ही मैं दरवाजे में इंटर होती थी अपने घर के, तो वो मेरा माथा चूम लेती थी, मुझे गले लगा लेती थी। इट्स बिन मोर देन, मैं अब क्या कहूँ कि इट्स सच अ लॉन्ग टाइम कि वो गले नहीं लगाया मेरी माँ ने, मुझे कॉल नहीं की, बेटा कहाँ पहुँची हो, बेटा कुछ खाया या नहीं खाया, और वो माथा नहीं चूमा। लाइक वो लेडी जो मेरा माथा चूमती थी जब मैं लाइक सेमेस्टर में स्कोर करती थी, आज गोल्ड मेडल मैंने लिया है और वो मेरा माथा नहीं चूम सकती। तो इंशाल्लाह यहाँ से होने के बाद, फारिग होने के बाद मैं उनकी कब्र पे जाऊँगी और वहाँ पे दुआ करूँगी और ये मेडल उनकी कब्र पे पहनाऊँगी इंशाल्लाह। बिल्कुल बिनिश, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह स्ट्रॉन्ग रखे, आपको हिम्मत हौसला अता फरमाए। बिनिश, हम चाहेंगे कि वो लोग जिनके माँ बाप जिंदा हैं, उनके साथ रहते हैं, मौजूद हैं, लेकिन किसी भी तरह से अगर कहा जाए कि उस तरह के वो कदर नहीं कर पाते हैं, आपके माँ बाप आपके साथ मौजूद नहीं है और आप जानती हैं कि माँ बाप की वैल्यू क्या है, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? बिल्कुल है, बिल्कुल। मैं आपको ये पैगाम देना चाहूँगी, जो हमारे यूथ हैं प्लीज़ अपने माँ बाप की कदर करें। वंस दे आर गोन दे वुड नेवर बी बैक। तो अपने माँ बाप की बहुत कदर करें। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि अगर औलाद ये सोचती है कि माँ बाप हम पे इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि कल को हम उनका सहारा बने, तो ये मेरी स्टोरी आपके सामने है। बिल्कुल ठीक। मेरे वालिदैन फौत हो रहे थे, मर रहे थे, लेकिन उनको फिर भी मेरे मुस्तकबिल की फिक्र थी, ठीक है, मेरे करियर की, मेरे फ्यूचर की फिक्र थी। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि माँ बाप की मोहब्बत लाजवाल होती है। तो काइंडली अपने माँ बाप की कदर करें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और आपको पछताने का भी मौका ना मिले। और वही बात है ना कि माँ बाप की मोहब्बत का कोई नेमुल बदल ही नहीं है, यानी उनकी मोहब्बत बेलौस है, कोई नेमुल और ये वो मोहब्बत नहीं जिसमें आप ये कहें कि कोई गिव एंड टेक वाला मामला है। नहीं, माँ बाप की मोहब्बत वो है कि माँ बाप ने बच्चे से मोहब्बत की ना, तो उन्हें इन रिटर्न कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा बिनिश, मुझे ये बताएं कि आप आगे ज़िंदगी में क्या सोचा है, आपने क्या करना है, कौन कौन से ऐसे गोल्स हैं जो कि आपने सेट किए हैं कि मुझे ये गोल्स अचीव करने हैं, मुझे इस मकाम तक पहुंचना है कि और मेरे माँ बाप मुझे देख के खुश हों? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं था, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा लाड प्यार में पली थी अपने पेरेंट्स की। मैंने आपसे कहा मैं इकलौती बेटी थी, तो लेकिन जब मुझ पे ये मुश्किल वक्त आया और जिस तरह मैंने परफॉर्मेंस दी अपनी, और जिस तरह मैंने स्ट्रेस को हैंडल किया और मैंने हिम्मत और बहादुरी का बेसिकली मुजाहिरा किया, तो उसके बाद मुझे लगता है कि
मुझे सिविल सर्विसेज में आना चाहिए, मुझे अपने अंदर ये एबिलिटी नज़र आई है और इंशाल्लाह मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करके इस मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहती हूँ, ताकि मेरे माँ बाप को मुझ पर और भी फ़ख्र हो। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये एक नई कहानी का आगाज़ है। ये मेडल एक पहला स्टेप है जिस पे मैंने पाँव रखा है। इंशाल्लाह भी आगे बहुत जाना है और आप सब की और पूरे कौम की जो मुझे देख रहे हैं, मुझे आप सब की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आप सब ने मेरे लिए बहुत दुआएं करनी है। बिल्कुल, हमारी और हमें देखने वाले तमाम तर जो नाजरीन हैं उन सब की दुआएं आपके साथ मौजूद है। बेनिश, आपके सब्जेक्ट के हवाले से मैं एक सवाल करना चाहूँगा। जिस सब्जेक्ट में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है, इस सब्जेक्ट के हवाले से बताइएगा, ये कितना मुश्किल है, इसका स्कोप क्या है और क्या सोच के आपने इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया अपने करियर के लिए? बिल्कुल, थैंक यू सो मच अगेन। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली मैंने जो किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया है और इसका काफ़ी इंटरनेशनली काफ़ी इसका स्कोप है। ये बेसिकली हम आजकल जो हमारा मुल्क फेस कर रहा है प्रॉब्लम, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, चाहे वो सोशल क्राइसिस हैं, चाहे जो भी आप देख लें, तो वो ये है कि हम जो पॉलिसी बनाते हैं हम उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। हमारे यहाँ जो है पॉलिसी मेकिंग का जो है ना वो कॉन्सेप्ट बहुत कम है और क्लियर नहीं है। तो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है इट्स ऑल अबाउट द पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें हम MBA के भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लाइक अकाउंटिंग, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें लीडरशिप, हम ये सारी वो चीज़ें पढ़ते हैं। तो इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट इसलिए चूज़ किया कि मैं देखना चाह रही थी कि ये हम पॉलिसी पे काम करें। इस सब्जेक्ट में इंशाल्लाह डिग्री लेके और जो मैंने डिग्री ली है और इंशाल्लाह फर्दर इसको कंटिन्यू करके आगे PhD MPhil करके और सिविल सर्विसेज अगर अल्लाह करे हो जाता है तो ये चीज़ मुझे बहुत फ़ायदा देने वाली है इंशाल्लाह। क्योंकि जब तक पॉलिसी आप प्रॉपरली एनालाइज करके और ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं करते तो पॉलिसीज़ बनाने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि लॉ जो है वो 1857 से बनता हुआ आ रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आपको बहुत कम लगेगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अमलन काम होना बेहद ज़रूरी है। पॉलिसीज़ बन जाना और फिर उन पॉलिसीज़ का बन के दब जाना सफ़ों में, ये कोई काम नहीं है जब तक उस पर अमलन काम नहीं होता। बेहद शुक्रिया बेनिश, आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी। यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए आप एक रोल मॉडल होने के साथ साथ आप बहुत सारे लोगों के लिए एक मशअले राह भी हैं। तालीम याफ्ता शख्स मुआशरे में बेहतरी के लिए भरपूर किरदार अदा कर सकता है। एक मुआशरे का बेहतरीन और बड़ा कीमती असासा होता है और अगर किसी घर का बड़ा इल्म हासिल कर ले तो घर की बुनियाद जो होती है वो बेहतरीन समझ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने 83 बरस की उम्र में डिग्री हासिल की हो? 83 बरस, क्या मैंने ठीक सुना? हाँ, 83 बरस की उम्र में उन्होंने डिग्री हासिल की है और मतलब मैं तो हैरान हूँ कि पढ़ कैसे लिया। अच्छा, ये आपने पहली बार पढ़ा, हमने पहली बार सुना और हमारे नाजरीन ने भी यकीनन पहली बार ही सुना होगा। आज हम आपको तालीम से मोहब्बत करने वाले ऐसे हजरत से मिलवाने वाले हैं जो कि 10 बच्चों के वालिद हैं, कई बच्चों के नाना और दादा भी हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 83 बरस की उम्र में उन्होंने LLB पास करके वकालत के लाइसेंस की दरख्वास्त दे दी है। ये वो डिग्री है जो कि नौजवानी की उम्र में बड़ी मुश्किल होती है। इन्होंने 83 साल यानी 83 साल की उम्र में इस डिग्री को पास किया है और अब उन्होंने वकालत के लाइसेंस की एप्लीकेशन भी दे दी है। और अब हमारे साथ भी मौजूद है जनाब, इनका नाम है बाबा अब्दुल रहमान। बाबा जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही एहतराम के साथ सल्यूट पेश करते हैं सर हम आपकी अजमत को, क्योंकि 83 बरस की उम्र में आपने वो कर दिखाया है जो कि शायद नौजवानी की उम्र में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। लोग कहते हैं कि जी 60-70 की उम्र हो जाए तो उसके बाद दिमाग चलना बंद हो जाता है, लेकिन आपने ऐसे तमाम लोगों को खामोश करा दिया है। आपने वो जो है सब्जेक्ट जो कि बहुत ही मुश्किल है उसमें कामयाबी हासिल कर ली है। आप बहुत से लोगों के लिए एक मशअले राह बन चुके हैं। इस उम्र में LLB का फैसला किया क्यों, किस तरह से ये दिमाग में आया कि इस तरफ जाना चाहिए और इसको शुरू कर देना चाहिए? अब जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दी कॉम्प्लीमेंट्स। मैं तो नहीं समझता कि ये कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन बहरहाल इस उम्र के इस हिस्से में नहीं, मैं ये ऑब्सेशन तो मेरे थी, लेकिन मेरे हालात ऐसे 1956 में जब मैंने मैट्रिक किया तो मैं कॉलेज में दाखिला नहीं ले सका, नौकरी मजदूरी करने लगा। उसके बाद करते करते मैं 99 में अगर हो गया गवर्नमेंट सर्विस से 18 ग्रेड में।
तो उसके बाद ये 2013 में ना मेरे बच्चों की वालदा फौत हो गई। आई वॉज अलोन और बच्चे भी शादीशुदा थे, मैं अकेला था, पेंशन थी। मैंने कहा कि क्यों ना ऐसा करें कि इर्द गिर्द के हालात को भी देखा, ये बच्चियों के बहनों के ये जो मामलात है ना फैमिली मैटर्स, इसमें बड़ी परेशानी थी और लोग बेचारे एक जो घर से तंग है, दूसरा वो वकला की फीसों से तंग है। तो मैंने कहा कि LLB करते हैं और इन लोगों की मदद करेंगे। अगर एक की मदद भी हो गई और अल्लाह ने कबूल कर ली तो मेरी कोशिश का बायस हो जाएगा। आई एम 83 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई हर्डल है। अब जब तो बंदा जिंदा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तमाम सलाहियतें दे करके इंसान को भेजा है, तो मैं तो कोई इतने खास नहीं समझता कि मुझे क्या हिम्मत है सर, क्या हौसला है आपका। अच्छा बाबा जी ये बताइएगा, अपने बच्चों के हवाले से कुछ बताएं कि जब आपने ये डिसीजन लिया LLB करने का, तो आपके जो बच्चे हैं, उनके बच्चों के जो बच्चे हैं, उनके क्या तासुरात थे, कितना सपोर्ट मिला आपको फैमिली से? नहीं, फैमिली तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बच्चे बच्चियाँ पोतियाँ पोते, मेरी पोतियाँ भी MA कर करके वो एजुकेशन में सर्विस कर रही हैं, तो देवर आल हैप्पी। और उन्होंने तो कहा ये तो बड़ी बात है। और कई बच्चे जो थे, मेरी एक बेटी है उत्सिया रहमान, उसने अब MA करना, ग्रेजुएट तो थी पहले शादी से, उसके 3 बच्चे हैं, अब उसने MA करने का वो ठान लिया कि अगर डैड नहीं कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ज़बरदस्त। तो ये मुझे घर वालों से, बहुओं से, बेटों से, सबसे एनकरेजमेंट मिली और देवर ऑल हैप्पी। और ये पास होने के बाद तो दे हैव एंजॉयड इट अ लॉट। अच्छा बाबा जी मुझे बताएं कि जब रिजल्ट आने वाला होता है ना, हर एक बच्चे को एक बेचैनी सी रहती है कि पता नहीं क्या होगा, पास होंगे या नहीं होंगे, या जो भी एक टारगेट सेट किया होता है पता नहीं वो अचीव करेंगे कि नहीं करेंगे। बस मुझे ये हो रहा है कि अच्छा आपके भी वही एहसास थे कि बस जब रिजल्ट आने वाला था तो वो एक बेचैनी थी और वो बचपन वाला दौर याद आ गया कि अच्छा बचपन या जवानी में जब इम्तिहान दिए थे और वो एक माँ बाप का डर रहता था। अब माँ बाप का तो नहीं, लेकिन नवासा नवासी, पोते पोतियों या बहू बेटों की उम्मीदें हैं ना बहुत सारी। कि मैंने जो ये टारगेट सेट किया और बड़ी मेहनत के साथ मैंने इम्तिहान दिए हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। नहीं ऐसा तो नहीं है, अलबत्ता स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही होता है, खा वो 83 साल का हो या 90 साल का हो। बचपन ऐसा है कि ये प्रेशर, मैंने ये 3 साल कोर्स था मेरा, मैं पहले 2 साल में ये अंदाज़ा कर लिया था कि इसमें कोई ऐसे फेल होने वाली बात नहीं है, 5 सवाल करने होते हैं, अल्लाह ने किया तो वो हो जाते थे। और मैं ये तरीका जो इम्तहान है ना, आपके सवाल के कदर नज़र, ये मुझे ये बंदे की कैलिबर का अंदाज़ा नहीं लगाता। ये रटराबादी है और चंद सवाल को याद कर लिए, कुछ हेडिंग्स बना रही है और पास हो गए। मैं नहीं समझता कि इट इज़ टेस्ट ऑफ माई कैलिबर या किसी भी तालिब इल्म के। बाकी अलबत्ता बच्चों में तो अलबत्ता ये बड़ी खुशी की बात थी कि उन्होंने दे एनकरेज मी कि आप हमारे लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। और कल ही मेरा बच्चा भी कह रहा था कि आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। ये तो हर बच्चा होता ही है अपने फादर का प्राउड, लेकिन ड्यू टू माई एजुकेशनल एक्सर्शन वो उसने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ज़रा जवानी का दौर मैं चाहूँगी कि आप बातें शेयर करें और थोड़ा सा वो याद भी करें। उस वक्त कैसे स्टूडेंट थे आप? लाइक फाइक थे या वही अम्मा बस से डांट खानी और पढ़ना ना और बस कहना कि ठीक है पास हो जाएंगे तो चल जाएगा? हाँ जी, गुजारा हो गया। बेटा ऐसा है कि मैं कोई आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट तो नहीं था। मैट्रिक में भी मैं सेकंड डिवीजन रहा और सारे इम्तिहानों में सेकंड डिवीजनरी रहा LLB तक। कोई इतनी ज़्यादा वो मैं आउटस्टैंडिंग तालिब इल्म नहीं था। लेकिन मेरे वालिद बिल्कुल अनपढ़ थे। ही वॉज रिटायर्ड हेड वार्डर फ्राम बन्नू जेल NWFP से, तो वो खुद अनपढ़ थे, लेकिन वो ये ज़रूर कहते रहते थे कि जो आदमी गली से गुजरता ना, मैं गांव का देहात का रहने वाला हूँ, हसन पठान गुजरा गुजरात से, तो वो जो पढ़ा लिखा गुजरता उसे कहते इधर आओ, ज़रा मेरे बच्चे को थोड़ा टेस्ट करो, इससे कुछ नज़म सुनो, इससे कोई इमला लिखाओ। अच्छा, तो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इट। और ये इस बात ने मुझे इस बात पर आमादा किया कि मुझे मरने तक तालीम हासिल करनी है।
और ये जो सफर था ना, आई थिंक ये हमेशा ही जारी रहता है। बिल्कुल, और आपने ये बात साबित करके दिखाई है कि सीखने की, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। अच्छा अब्दुल रहमान साहब, इसके अलावा ये बता दीजिएगा कि अभी जब हम आपको देख रहे हैं, आपसे हम बात कर रहे हैं, आप बहुत माशाल्लाह एक्टिव हैं, बहुत हेल्दी माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं। इसके पीछे क्या राज है? हमारे वो नौजवान जो कि शायद 40-50 की उम्र में जाकर अपने आप को ज़हनी तौर पर बूढ़ा कर लेते हैं, 100 साल के हो जाते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? और आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बताइएगा कि ऐसा क्या लाइफ स्टाइल है जिसको आपने कर सर, ऐसा है और आज तक आप मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल देहाती और बड़ा सादा है। मैं जब रिटायर हुआ तो मैंने दोपहर का खाना छोड़ दिया। मैं तो समझता हूँ कि ये मेरी जो सेहत का राज है वो यही है कि मैं सुबह शाम खाना खाता हूँ, दोपहर को नहीं खाता। अच्छा। और चलता फिरता रहता हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी में कोई सवारी भी इस्तेमाल नहीं की, सिवाय ये दफ्तर जाने के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, ना कोई साइकिल ली, ना मोटरसाइकिल ली, ना गाड़ी ली। अब अल्लाह का शुक्र है बच्चों के पास हैं, लेकिन मुझे उसकी कोई एहतियाज नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादा खाने के ज़िंदगी आमद बराए ज़िंदगी जो है वो खाने के लिए नहीं बल्कि खाना ज़िंदगी के लिए है। बिल्कुल ठीक। तो मैं नहीं समझता कि ज़्यादा खाने से कोई ज़्यादा बेहतर सेहत हो जाती है। और अल्लाह का शुक्र ये है कि मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि एक्सर्शन करते रहो, बढ़ते रहो, इंशाल्लाह मंजिल मादूर नेस, इंशाल्लाह। अच्छा बाबा जी, एक और बात, एक होता है ना हल्का अहबाब, और आप जब दोस्तों में उठते बैठते हैं, आप उनसे चीज़ें भी शेयर करते हैं, बातें करते हैं, मशवरे लेते हैं। जब आपने सोचा कि आपने LLB करनी है, डिग्री लेनी है, तो मुझे ये बताएं कि जो आपके दोस्त थे, जो आपके हम उम्र थे, वो क्या कहते थे? अनफॉर्चुनेटली मेरा कुछ ज़्यादा हल्का अहबाब भी नहीं था। अच्छा। लेकिन मेरे के 2 दोस्त थे, वो मेरे बहुत पहले फौत हो गए। एंड आई हैड नॉन टू कि जिसे मैं मशवरा करता। अच्छा। तो अब मेरी उम्र के कई लोग हैं मेरे गांव में भी, मेरे इर्द गिर्द भी, लेकिन वो सारे नाकारा और बिल्कुल नकम्मे बन के बैठ गए हैं। अच्छा। यानी जो काम के दोस्त थे जब वो बिछड़ गए तो आपने किताबों से यारी लगा ली, और उसी यारी का बेनिफिट आज ये हुआ कि आपके बेटे कहते हैं कि उन्हें आप पर फख्र है। बड़ी ज़बरदस्त। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे एक उस्ताद हैं, ही इज़ कमिश्नर इनकम टैक्स, खुर्रम अजीज साहब, वो कहते हैं कि ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। तो किताबों से इश्क करना बड़ा लम्हा फिक्रिया है सर, वो हमें ये सिखाया सादा ने कि किताब इज़ द बेस्ट फ्रेंड। जब दोस्त फौत हो गए तो यही किताब जो है यही मेरी दोस्त थी, और इसी के दोस्ती से अल्लाह पाक ने मुझे ये नवाज दिया कि मैं अब इंशाल्लाह LLM भी कर रहा हूँ। एडमिशन के लिए मैं भेजा है। इंशाल्लाह। अच्छा बाबा जी, मुझे एक और चीज़ बताएं, जब हम किसी बच्चे नौजवान से उसकी तालीम के बारे में सवाल करते हैं, हम कहते हैं कि आपकी रूटीन क्या थी, कितना वक्त किताबों को देते थे? तो मेरा आपसे भी वही सवाल है कि आप कितना वक्त किताबों को देते थे, बच्चों को, नवासा नवासियों को, बेटों को, पोता पोतियों को, क्योंकि यकीनन आप घर के बड़े हैं, और वो कहते हैं ना कि बरकत इसी में होती है कि बड़ा घर के हर फर्द को लेके बैठे कुछ देर रोज़ाना। तो आप किताबों को कितना वक्त देते थे और फैमिली को किस तरह से मैनेज करते थे? और फैमिली को तो बेटा ऐसा है कि अब उनकी अपने बच्चों की अब अपनी फैमिलियाँ हैं। मैं अपनी फैमिली से फारूक हो गया, बच्चियाँ अपने घर चली गई, बेटे भी अपने, मतलब कि आई हैव 39 ग्रैंड चिल्ड्रन, सारे अपने अपने घर में हैं, मैं अकेला ही हूँ। अलबत्ता 3 बहुएँ हैं, 3 बेटे मेरे साथ रहते हैं इस मकान में जिसमें मैं रह रहा हूँ। ये तो कुछ टाइम उनको भी देता हूँ, पोतियाँ पोते मेरे साथ आ जाते हैं, अगर कोई बात पूछनी हो वो पूछ लेते हैं। लेकिन मोस्टली मेरा ताल्लुक जो है वो अपने कमरे तक ही मेरी एक्टिविटी मौजूद है। किताब पढ़ ली, जब थक गया तो पोइट्री पढ़ ली। पोइट्री से मेरा, उर्दू लिटरेचर से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है। सर, पोइट्री का तज़किरा हुआ है रहमान साहब, तो फिर कोई अच्छा सा शेर आपका पसंदीदा हो जाए। जी शेर तो अब वो गालिब का एक शेर था, ज़रा पर्शियन में है। अहले बीनश को है मौजे हवादिस मकतब, अहले बीनश को है मौजे हवादिस मकतब, लज़्माए मौज कमा से लिए उस्ताद नहीं।
थोड़ा सा फिर एक और शेर सुनिएगा उर्दू का। जी थोड़ा सा इसका मतलब भी अगर समझा देते। गया हूँ मैं। हाँ जी, अच्छा उसको समझाता हूँ जी कि ये जो अहले बीनश अहले नज़र को है, जो हादसात की जो मौज है जो है ना, वो मतलब का काम देती है। अच्छा। जब कोई चीज़ आपको उलट पुलट कर दे तो उससे सबक सीखना चाहिए। हाँ। और लज़्मा मौज का माँ शेरी ये उस्ताद नहीं, ये मौजों का जो थपेड़ा है जो आदमी को उलट पलट कर देता है, वो उस्ताद की चमाटे से या उसकी शेरी से कम नहीं है। यानी कि ये तुम ये बातें मुखालिफ से ना घबराया औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब, ऊंचा उड़ाने के लिए। बिल्कुल जबरदस्त। बाबा जी लास्ट में मैं चाहूंगी कि हमारे जी आप जो बात करें उसको भी मुकम्मल कीजिएगा और लास्ट में एक पैगाम भी उन तमाम लोगों के लिए बात करना चाहता। फैज का एक शेर मैं सुनाना चाह रहा था। जी प्लीज फैज का कीजिए। बज़्मे ख्याल में तेरे हुस्न की शमा जल गई, बज़्मे ख्याल में तेरे हुस्न की शमा जल गई, दर्द का चांद बुझ गया, हिजर की रात ढल गई। हिजर की रात ढल गई। वाह वाह, क्या बात है, खूबसूरत खूबसूरत। हिजर की रात ढल गई जी। और बाबा जी जैसा कि अभी महक ने कहा कि जाते जाते हमारे नौजवानों के लिए नहीं, बुजुर्गों के लिए भी कोई अच्छा सा पैगाम क्या देना चाहेंगे? मैं नौजवान बच्चे तो खैर मैं सबको लिए एक ही बात है कि अल्लाह के रसूल का हुक्म है। मेरी क्या बात है, मैंने जो इससे सीखा है, सीरत नबवी से सारा कुछ सीखा है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माँ की गोद से लेके लहद तक इल्म हासिल करो। तो इसमें नौजवान भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, हर तरह की हर उम्र का हर कैटेगरी के लोग आते हैं। बिल्कुल। तो वी शुड लर्न एवरीथिंग। मैंने ये मेरे आप चेहरे पे देख रहे हैं ना जितनी झुर्रियाँ हैं, तो ये झुर्रियाँ मैंने ऐसे आई हैव अर्न्ड दीस रिंकल्स। मैंने रोजाना कुछ ना कुछ सीखा है इन 83 सालों में। एवरी डे आई हैव लर्न समथिंग। सही। तो ये जो झुर्रियाँ हैं ना, ये मैंने अर्न की हैं। ये वैसे सेहत खराब होने से उम्र से नहीं बढ़ गई हैं। यानी हर दिन के पीछे एक कहानी है, हर झुर्री के पीछे जो है एक तजुर्बा है। बेहद शुक्रिया। बाबा अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। 83 में उन्होंने जो ये कारनामा अंजाम दिया ना, उनकी नजर में तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आप ये देखें कि बड़ा मुश्किल है। तो जनाब अब हेल्थ सेगमेंट की बारी है और आज के हेल्थ सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं नौजवानों की सेहत से मुतालिक। तो वो नौजवान चाहे वो ख़वातीन हो या वो हजरात हों जिनको बाल गिरने की बहुत ज़्यादा परेशानी है, वो गौर से सुनिए। गुज़िश्ता कुछ अरसे से हम ये देख रहे हैं कि कम उम्र अफराद में बाल गिरने का जो रुझान है वो बढ़ता चला जा रहा है। सर के बालों के गिरने से मर्द और ख़वातीन दोनों ही बहुत डिप्रेशन का शिकार दिखाई देते हैं। अपने बालों को बचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हरबे अपनाए जा रहे हैं। इंटरनेट पर, वेबसाइट्स पर सर्चिंग की जाती है, मालूमात तलाश की जाती है, या फिर नानी अम्मा दादी अम्मा के जो बरसों पुराने टोटके हैं उनका सहारा लिया जाता है, लेकिन कोई खातिर खा नताइज शायद मौसूल नहीं होते इन चीजों से। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि किसी की नानी या दादी का टोटका कारामद साबित हो जाता है। मगर अभी सिचुएशन ये है कि अब हमारा माहौल बदल गया है। अब हम देख रहे हैं कि हम जो शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वो बड़े केमिकल्स वाले होते हैं। अच्छा जी, ऑयलिंग की रूटीन हमारी खत्म हो गई है, पानी बदल चुका है, पानी बदल चुका है, क्योंकि डिफरेंट जगहों का पानी जो है वो अब अलग होता है। पानी में भी केमिकल होते हैं जो बालों को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो माहिर अमराज जिल्द डॉक्टर ताहिरा शाहिद ने हमें ज्वाइन किया इस पर बात करने के लिए। उनसे हम जानेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि आया इसकी वजह है क्या। आप ताहिरा, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। जी, तो हेयर लॉस की स्पेशली जो यंग लोग हैं उनमें बहुत सारी वजूहात होती हैं और आजकल ज्यादा इसलिए हो गई है क्योंकि हमारी हैबिट्स गलत है। सबसे पहले तो हम ओवर स्टाइलिंग करते हैं। ये जो रिपीटेड डाइंग है, स्ट्रीकिंग है, जेल लगाना है, पुल बैक करना है, तरह तरह की जो स्टाइलिंग हेयर ड्राई करते हैं, सबसे बड़ी कॉज तो आजकल वो हो गई है। दूसरा, हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसको डिसइंफेक्शन के लिए बहुत ज्यादा क्लोरिनेटेड किया जाता है, या फिर हम स्विमिंग वगैरह भी करते हैं, ये एक सेकंड कॉज है। तीसरी कॉज जो बहुत कॉमन है और हम इसको इग्नोर करते हैं वो है रात के वक्त पे सही टाइम पे ना सोना।
हमारी हैबिट्स इन्वॉल्व करती हैं कि हम रात को नहीं सोते, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम स्मोकिंग वगैरह ज्यादा करते हैं और हम जंक फूड खाते हैं। जब आपके बालों को सही नशोनुमा ही नहीं मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे, तो आपके अंदर डेफिनेटली हेयर लॉस होगा। उसके अलावा बहुत सारे और कॉजेज होते हैं, जैसे बहुत सारी ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से हो जाता है, जिसमें आपकी अपनी कुव्वत मुदाफियत खिलाफ चली जाती है अपने बालों के, या फिर आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जैसे औरतों में PCOD हो गया, मर्दों के अंदर भी हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया फॉर एग्जांपल मर्दों के अंदर या औरतों के अंदर। तो थायराइड या फिर कोई भी हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाने से भी बाल गिरते हैं। किसी किस्म का फंगल इन्फेक्शन बड़ा ही कॉमन है, हद से ज्यादा पहले डैंड्रफ होती है, इची स्कैल्प हो जाती है और उसके बाद भी बाल गिरते हैं। और स्पेशली अब कोरोना के बाद, टाइफाइड के बाद या फॉर एग्जांपल डेंगू के बाद जब आप रिकवर कर रहे होते हैं तब भी आपके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। अब ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस इसलिए हो गई है क्योंकि हम अपनी नशोनुमा भी अच्छी नहीं रखते, हम साथ अपनी एक्सरसाइजेस भी सही नहीं रखते और साथ हम ऊपर के वो ऊट पटांग किस्म की जो स्टाइलिंग कर रहे होते हैं उसकी वजह से बालों में बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है। ठीक, अच्छा डॉक्टर आयरा ये बताइएगा कि आपने मल्टीपल फैक्टर्स बताए कि ये डैमेज हो क्यों रहा है। अब नौजवानी की अगर बात करें तो 18-20 साल की एज से अक्सर अब देखा जा रहा है कि नौजवानों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, गंजपन का शिकार होना वो शुरू हो जाते हैं। अगर ये सिचुएशन पैदा होना शुरू हो जाए तो इमीडिएटली क्या एक्शन लेना चाहिए? बुनियादी तौर पर जो है हमें इनिशियली किस तरह के स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए? क्या मेडिकेशन की तरफ जाना चाहिए या फिर कोई और रूटीन चेंज करना या फिर खुराक चेंज करना, ये ऑप्शंस हैं हमारे पास? देखिए, सबसे पहले तो आप डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए और उनसे चेकअप कराइए कि कहीं कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। आपके ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है कि किसी चीज की कमी तो नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी, फॉर एग्जांपल अगर आयरन की कमी है, जिंक की कमी है, बायोटिन की, विटामिन बी की कमी है, डी की कमी, सी की कमी, ई की कमी, किसी की भी कमी से ये हो सकते हैं। फिर हार्मोन टेस्ट होता है जिससे पता लगता है कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। इंस्पेक्शन पे पता लग जाता है कि अगर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अब अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो उसका एंटी फंगल आपको ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा, शैम्पू भी दे दिया जाएगा, साथ क्रीम वगैरह सारा ओरल भी दे दिया जाएगा। अगर प्रॉब्लम आपकी डेफिशिएंसी में है तो वो वाला सप्लीमेंट दे दिया जाएगा। अगर प्रॉब्लम आपके हार्मोन इम्बैलेंस में है तो उसको फिक्स किया जाएगा। पहले इन चीजों को फिक्स करना जरूरी है और साथ साथ ऑब्वियसली हर बच्चे के लिए और बड़े के लिए कुछ चीजों से दूर रहना बड़ा जरूरी है। उसके अंदर आपका जंक फूड आ जाता है, जिसके अंदर आपकी ये जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, चीनी होता है, रिफाइंड फ्लावर होता है, इसको आपने अवॉइड करना है। तो बड़ा मुश्किल काम है वैसे तो, वाली चीजों को अवॉइड करना बिल्कुल। ये ज्यादा से ज्यादा आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और नट्स की तरफ आना है। मैं डॉक्टर साहबा यही आपसे पूछने वाली थी कि जो हमारी डाइट है ना, क्योंकि होता है ये कि हम ना तो रोजाना की अपनी डाइट में नट्स ऐड करते हैं, ना हम अपनी रोजाना की डाइट में हम फ्रूट्स ऐड करते हैं। दूध भी बड़ी मुश्किल से पी लिया तो पी लिया, वरना हम दूध और दही से भी बहुत ज़्यादा भागते हैं। मुझे ये बताइएगा कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रोज़ाना, जैसे मेरी अम्मा कहती हैं कि अच्छा रोज़ाना 2 केले खा लो, दही खा लो तो तुम्हारे बाल अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारी स्किन अच्छी हो जाएगी। तो वो रोज़ाना कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमने खानी ही खानी है? या तो वो सुबह उठ के है, जैसे पानी आपने बहुत पीना है, या फिर वो आपके लंच में है या आपके डिनर में है? ठीक है, उसके अंदर ऐसी चीजें खानी है जिसमें फॉर एग्जांपल विटामिन डी हो। अब विटामिन डी जो है सुबह आपके अंडे में भी होता है, दूध में भी होता है, आप वो इस्तेमाल कीजिए। साथ आपने होल व्हीट की चीजें खानी है, आप ओटमील या दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपका जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, मतलब आपकी पालक हो गई, लेटस हो गई, जितना भी सैलड बनता है वो आप बनाइए या फिर साग खाइए, वो बहुत आपके लिए अच्छा है। फिर आप तरह तरह के नट्स का, अब तो सर्दियां भी आ गई हैं तो आप अखरोट हो गए, बादाम हो गए, इंसानों का नट्स का एक मिक्सचर बना लीजिए और वो भी खाइए या सैलेड पे डाल लीजिए। फिर डिफरेंट किस्म के सीड्स होते हैं, आपके फ्लैक्स सीड्स हैं, शिया सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, इनको भी हम स्प्रिंकल करके जो है वो इस्तेमाल करके खा सकते हैं। हर किस्म का जो फ्रूट है, जो भी सीजनल फ्रूट होता है, वो विटामिन ए, कैरोटीनॉइड्स, इन सब के अंदर बड़ा रिच होता है। और आप जब भी अपनी डाइट के अंदर ये सारी चीजें लेंगे, साथ आप फिश खाइए। फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो बहुत ही हेल्दी है आपके हेयर के लिए। तो
आपकी फिश हो गई, आपके ये लीन मीट्स हो गए, आपके साथ डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, एग हो गया, जितनी भी ऑर्गेनिक और खालिस ग़िज़ा है वो आपके बालों के लिए अच्छी है। तो जितना ज़्यादा हम मसनूई पैकेज्ड या पैकेटेड चीज़ें या टिन चीज़ों से दूर रहते हैं और ऑर्गेनिक खालिस चीज़ें खाते हैं तो वो हमारे बालों को बिल्कुल सही रखते हैं। फिर हमने बहुत ही यंग एज में, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि आपकी प्रैक्टिस से सही होनी चाहिए। आपने बालों के ऊपर हार्श केमिकल्स, ब्लीचेस, डाइज, वो सारा कुछ बिल्कुल भी नहीं लगाना, आपने वो यूज़ नहीं करना। जब आपने वो आप यूज़ नहीं करेंगे यंग एज से, आपकी जो प्रॉपर ऑयलिंग है वो बिल्कुल अच्छी है। हर्ब्स के साथ ऑयलिंग में कोई मुजायका नहीं है। आप किसी भी अच्छे तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो सरसों का तेल हो, कोकोनट ऑयल हो, उसके अंदर तिल का तेल मिला लें, आलमंड ऑयल मिला लें। अच्छा डॉक्टर साहब, तेल के हवाले से जो आपने बात की, इस पर मैं स्पेसिफिकली ये पूछना चाहूँगा कि अक्सर हमने देखा है कि कुछ लोग तो, जैसे कि महक ने बताया कि उनकी वालिदा बताती हैं ये खा लो, ये इस चीज़ के लिए बेहतर है, लेकिन टोटकों पर जब हम आते हैं तो खुश्की है जी तेल लगा लो, बाल गिर रहे हैं तेल लगा लो, बाल पतले हो गए तेल लगा लो, बाल ख़राब हो रहे हैं तेल लगा लो, ये हर चीज़ का जो हल है वो तेल लगा लो जवाब मिलता है। तो क्या सर को तेल की दुकान बना लेना ये फ़ायदेमंद है या ख़तरनाक है? नहीं, देखिए किसी भी चीज को एक्सेसिव कर लेना तो बिल्कुल सही नहीं है। सिर्फ जब आप तेल लगाते हैं तो तेल को थोड़ी देर लगा के उसके बाद धोना भी होता है, उसकी सफाई सुथराई भी इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर आप किस तरह से धो रहे हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग सर सही तरह से धोते भी नहीं और धोते ही कुछ ओढ़ भी लेते हैं। ये सारा कुछ नहीं होता। हेयर केयर में बहुत सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्होंने मेंशन भी पहले किया था, वो अच्छा था कि आपने केमिकल्स वाले जो है, बहुत ज्यादा सल्फाइड्स और थैलाइड्स वाले जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज नहीं करने शैम्पू में। बेहतर होता है कि आप बिल्कुल जो बिल्कुल ऐसे हैं जिनके अंदर कम से कम केमिकल्स हो वो इस्तेमाल करें। तेल उसमें बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन हर किस्म का टोटका नहीं फॉलो करना, क्योंकि आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ अपने लाइक्स या व्यूज के लिए ये वाले कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं कि हम बालों पे क्या लगाएं और फिर पूरे किचन का सामान लगा लेते हैं। तो वो लगाना बिल्कुल भी सही नहीं होता। हाँ, आपकी स्कैल्प अगर ड्राई है, फ्लेकी है, तब आप तेल लगाते हैं। तेल भी वो लगाते हैं जो आपको सूट करता है। तेल लगाने का भी तरीका ये है कि आपने तेल लगाया, उसके बाद आधे घंटे के बाद उसे अच्छी तरह धो लिया और बालों को सुखा लिया। तो इन चीजों को फॉलो करना होता है। बस हर चीज हर कोई कह रहा है तो उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करना। ना ही अपनी नानी दादी के सारे टोटकों को रद्द करना होता है। नानी दादी के टोटके तो फिर भी सेंसिबल और सही थे, क्योंकि वो खालिस जड़ी बूटियां यूज करते थे। अब वाले तो आपने देखा होगा, मेयोनीज लगा लो, ये लगा लो, दही लगा लो, अंडा लगा लो, या दही में आप लेमन ऐड करके लगा लें और आपके जो सर से खुश्क है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, बिल्कुल सफेद हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि ये अक्सर ऐसा होता है कि बाल गिरते हैं, आप शिकायत करें तो आगे से ये जवाब भी मिलता है कि यार सीजनल है। अच्छा, मौसम तब्दील हो रहा है, शायद इस वजह से भी है, जैसे गर्मी है, सर्दी है, या कहते हैं जी कि खज़ा के मौसम में जो है वो ज़्यादा आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और फिर लोग इस चीज़ पे आके ना कि अच्छा शायद सीजनल है ये इसलिए बाल गिरे और फिर उसकी देखभाल करना छोड़ देते हैं। ऐसा भी होता है क्या? जी बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए सीजनल चेंज होता है और हर इंसान के बालों ने शेड करना होता है। तो कुछ सीजन्स होते हैं जिसमें बाल शेड होते हैं। अब आपने देखना है कि कितने बाल शेड हो रहे हैं। मतलब अगर आपके गुच्छे निकल रहे हैं तो वो हेयर फॉल है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर थोड़े बहुत बाल आपके शेड होते हैं आपकी कंघी में तो वो नॉर्मल है। आप थोड़ा सा अगर इधर देखा करें कि जो आपका मसाम होता है अगर वो बाकी है और छोटे छोटे बाल आ रहे हैं तो इट्स फाइन। अगर वो जगह बिल्कुल चिकनी हो रही है तो फिर आपको डरने की जरूरत है कि क्या है। अब स्ट्रेस है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर फॉल बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोग जो है वो उनको आदत भी हो जाती है, वो यूं अपने बालों को पिक करना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक और रीजन होता है। तो हमने इन सारी चीजों को मद्देनजर रखना है। फिर कुछ लोग ना बहुत कस की चुटियां बनाते हैं, उसे कहते हैं ट्रैक्शन, वो हेयर लॉस। तो उसमें भी आपने देखना है कि बिल्कुल एक ही मांग निकालना, कस के चुटियां बनाना या एक ही तरफ रखना, वो भी आपके बालों के लिए बिल्कुल सही नहीं होता। तो ये सारी चीजें अगर हम थोड़ा सा केयर करें और फिर हम उसका ट्रीटमेंट ले तो अच्छा है। और फौरन ही जाना और कहना कि पहले ही मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा लूं, पहले ही PRP करा लूं, ये सब नहीं होता। पहले आपने सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करके देखना है, जो कमी है उसे पूरा करना है। फिर आप उसमें विटामिन D हो गया, विटामिन C हो गया, जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, बायोटिन, पैंटोथेनिक एसिड, इनके मल्टी न्यूट्रिएंट्स आप लेते हैं। फिर आपके कुछ स्प्रेज होते हैं, वेजोडाइलेटर स्प्रेज जिसे कहते हैं, मिनोक्सिडिल टाइप के, आप वो भी लगाते हैं टू प्रिवेंट हेयर लॉस एंड टू इंक्रीज वेजोडाइलेशन।
डायलेशन, बहुत सारे और प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें माइक्रो नीडलिंग होती है, लाइट थेरेपी भी होती है, लेकिन या PRP भी होती है, लेकिन ये सब असेस करने के लिए पहले बड़ा जरूरी है कि आपका डॉक्टर जो है वो असेस करेगा, आपके सारे रेलेवेंट टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस करेगा और उसके हिसाब से फिर आपके लिए एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करेंगे और आपने मेक श्योर करना है कि यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर दैट प्रोसीजर। उससे पहले अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस है तो वो आपके हार्मोन्स को फिक्स करने के लिए भी दवाइयां देंगे, एंटी एंड्रोजन दवाइयां देंगे। और अगर आपकी फैमिली में है, फॉर एग्जांपल फैमिली में बॉल्डिंग शुरू हो गई है, इस तरफ से पीछा गया, तो फिर कुछ भी नहीं उसे रोक सकता, क्योंकि ये तो वही है ना कि ये तो चलता आ रहा है। क्योंकि मर्दों में मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि अच्छा दादा के या आपके फिर अब्बा के और फिर भाइयों के बाल, इस तरह से फिर आगे से बेटे के बाल जो होते हैं, हाँ, वो गिरना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने एक और भी जिक्र किया ना कि टेंशन से भी वो होता है, ये कि किसी से पूछो कि टेंशन किस चीज की है कि बाल गिरे हैं, बाल क्यों गिरे हैं, टेंशन से गिर रहे हैं। वाह वाह, ये एक सर्कल जो है ना, ये ज्यादा आपको ज्यादा तंग करता है। अच्छा, आपने एक चीज का जिक्र किया था, डेंगू या फिर कोविड से जो लोग रिकवर हो रहे हैं, जिन्हें टाइफाइड हो जाता है, वो लोग रिकवर कर जाते हैं, ज्यादा इफेक्ट बालों पे ही आता है। क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि जब मुझे डेंगू हुआ उसके बाद 1 साल तक मुझे एक साल तक रिकवरी होती रही कि बाल गुच्छों के गुच्छे होते रहे थे। तो अभी जो लोग हमें देख रहे हैं और शुक्र है कि वो डेंगू से या कोविड से रिकवर हो चुके हैं, उनके लिए आप क्या बताएंगी कि क्या चीज उनकी ग़िज़ा में बहुत ज्यादा जरूरी है? उनके लिए हम ये कहेंगे उनके लिए हम ये कहेंगे कि एक अच्छा मल्टीविटामिन ले जिसके अंदर बायोटिन, जिंक, पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन डी मौजूद हो। बहुत ही अच्छा मल्टीविटामिन या ले सकते हैं, या फिर अपनी डाइट के अंदर ये सारी चीजें जैसे हमने मेंशन की, अंडा हो गया, फिश हो गया, आपका नट्स हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इनको आप शामिल करें। साथ साथ आपने इन दिनों में एक्स्ट्रा ड्राइंग या स्ट्रीकिंग या डाई वगैरह नहीं कराना। आप जो है एट द मोस्ट आपको डर्मेटोलॉजिस्ट अगर देते हैं तो आप जो हेयर स्प्रे होता है, मिनॉक्सिडिल जो होता है, वो आप यूज कर सकते हैं अपने हेयर के ऊपर। और आप कोशिश करें कि आपकी नेचुरल नशोनुमा बेहतर हो, आपकी एक्सरसाइज हो जिससे कि खून पहुंचे, सर्कुलेशन पहुंचे, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचे। आप जो है अपने वेट बालों में, गीले बालों में आपने कंघी नहीं करनी। आपने रेगुलरली, जैसे अगर आप रात को तेल लगाएं तो उसको ऐसे ऐसे मसाज करें, यूं मसाज नहीं करना, और फिर अच्छी तरह से कंघी करके फिर आप उसको एक ब्रेड के अंदर, मतलब आप चुटिया बना के सोएं, बिल्कुल खुले बाल रख के उसमें रगड़ खाते हैं वैसे भी नहीं सोना। थोड़ी सी इन चीजों की केयर करेंगे तो बाल बिल्कुल वापस आ जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे ख्याल में ये है कि जिस तरह नज़ला जुकाम या किसी भी बीमारी की सूरत में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर आपको स्किन या बालों का कोई इशू है तो उसको सिर्फ टोटकों पे ना आजमाएं, सर को तेल की दुकान ना बनाएं, बल्कि किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और वो जो आपको मशवरा दे उस पर अमल किया जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, वक्त देने के लिए, और ये वो चीज़ है जिस पर बात करना बेहद जरूरी थी। अच्छा जी, अब हमने करना ये है खुदाफिज कह देना, खुदाफिज कहते हैं आपको, और कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, बहुत सी बातें करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।